हे चैम्स, वेलकम बैक टू द थर्ड वीडियो ऑफ हीरोस्टिक सीरीज, जहाँ पे आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वीबीटी वाले पार्ट को कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो तक हमने आइसोमेरिज्म खत्म कर लिया था और आपका ऑलमोस्ट पीवाईक्यू का 50% खत्म हो गया था। आज की वीडियो को देखने के बाद आप वीबीटी के जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये सारे कर पाओगे। और ट्रेडिशनली जो आपको टाइम लगता था वीबीटी क्वेश्चन सॉल्व करने में कि आप जाके सबको सॉल्व करते थे, मैं आज बताऊंगा कैसे आप डायरेक्टली उस ऑप्शन तक पहुंच सकते हो जिसको आप डायरेक्टली चेक करोगे और आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस चीज़ को सीखना सबसे एंड में सीखेंगे। पहले हम लोग कंसेप्चुअली समझ लेते हैं कि क्या वीबीटी है, कैसे हम लोग को स्ट्रक्चर्स निकालने, कैसे हाइब्रिडेशन निकालना है, सब सीखेंगे। और जो थियरी वाला पार्ट है जहाँ से एआर क्वेश्चन या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं अगर इस पार्ट से, उसको भी हम लोग देखेंगे। ओवरऑल एक ये कंप्लीट वीडियो रहेगा जिसमें आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज सारे थियरी वाले पार्ट्स एनसीईआरटी के कवर हो जाएंगे। बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको दिखता है यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से वार्नर पहले इंसान थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया था, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी की थी, बहुत सारी चीजें जो हमने लास्ट वीडियोस में देख ली थी। लेकिन उस थियरी का कुछ लिमिटेशन था, बहुत सारे क्वेश्चन का वो आंसर नहीं दे पाया था, तभी हम लोग को आगे थियरी डेवलप करनी पड़ी, तभी वीबीटी आया। फिर वीबीटी का कुछ लिमिटेशन होगा इसलिए सीएफटी आया। तो क्या लिमिटेशन था वार्नर्स थियरी का वो यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से क्वेश्चन के वो आंसर नहीं दे पाए थे वो लिखा हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए ताकि आगे कभी क्वेश्चन आए कि विच आर द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ वार्नर्स थ्योरी, या वार्नर्स थ्योरी इनमें से किन चीज़ों के बारे में बता नहीं पाया था, तो आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट जो वार्नर्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वो कि सिर्फ कुछ एलिमेंट्स के पास ही ये प्रॉपर्टी क्यों होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म करने का, पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों नहीं फॉर्म कर पाते। सेकंड जो क्वेश्चन था वो था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज कैसे होती है, कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ जो है वो स्क्वायर प्लेनर है, कुछ टेट्राहाइड्रल है, कुछ ऑक्टाहाइड्रल है। ये जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है, ये जो ज्योमेट्री है, वो कैसे पता किया जाता है किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये वार्नर्स थ्योरी नहीं बता पाया था। थर्ड जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, कलर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कलर होता है, जो हमने देखा ग्रीन वॉयलेट कलर ऊपर लिखा हुआ था लास्ट वीडियो में हमने देखा था, वो कलर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और साथ ही साथ जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये कुछ लिमिटेशन थी, मैंने बता दिया। पहला कि ज्योमेट्री एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्यों स्क्वायर प्लेनर है, क्यों टेट्राहाइड्रल है। सेकंड पॉइंट, क्यों कुछ ही एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना पाता है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और लास्टली कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अभी जितने भी डाउट्स हैं इनका जो रीजन है हम लोग को आगे मिलेगा, लेकिन अभी क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा कि क्या क्या लिमिटेशन थी और बाद में इसको कैसे एक्सप्लेन किया, इसके रीजंस को मैं आपको यहीं पे बताता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट था कि क्यों सारे एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बना पा रहे थे, उसका रीजन ये दिया गया कि सारे एलिमेंट्स के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते थे और यहाँ पे लिगेंड्स से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए वेकेंट डी ऑर्बिटल होना इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। और क्योंकि ये सबके पास नहीं था इसलिए सारे एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाते थे। सेकंड पीरियड अगर आपको याद है, मैंने बताया था केमिकल बॉन्डिंग में कि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते थे। ठीक है, इसलिए वहाँ पे भी बहुत सारे हमने क्वेश्चंस करे थे उससे रिलेटेड, और यहाँ पे भी उसका एक रीजन ये है। दूसरा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, लाइक स्मॉल साइज होना चाहिए और हाई न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, लिगेंड से खींचेगा। मैंने बताया था अनइक्वल शेयरिंग होना पड़ेगा, ऐसा कुछ जो है रीजन देके इसको समझाया गया। सेकंड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज कैसे आती है, वो टेट्राहाइड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहाइड्रल कैसे होते हैं, इसको एक्सप्लेन किया गया हाइब्रिडाइजेशन से। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग में याद है, मैंने बताया था कि अगर कोई जो ऑर्बिटल्स है वो हाइब्रिडाइज होते हैं तो उनके पास अपना स्ट्रक्चर पहले ही फॉर्म हो जाता है। मतलब कि अगर कोई sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है तो वो पहले से 109.5 डिग्री के एंगल में प्रेजेंट है। अब बाकी जो दूसरे एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको उसी एंगल में आके ज्वाइन होना पड़ेगा, राइट। अगर कोई स्क्वायर प्लेनर है तो पहले से 90 डिग्री का एंगल बना के वो स्क्वायर अपने प्लेन में प्रेजेंट है, तो अगर कोई दूसरा लिगेंड आएगा तो वो ऊपर से नहीं आ सकता है, उसको उसी प्लेन से आना पड़ेगा। इसीलिए हाइब्रिडेशन के थ्रू इस चीज को समझाया गया कि क्यों कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडेशन होता है और उसके अकॉर्डिंग फिर लिगेंड्स आके वहाँ पे बॉन्डिंग करते हैं। थर्ड पॉइंट, ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट था जिसमें कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उसको बाद में समझाया गया कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आता है बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। और सेकंड जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो कलर है वो डी ट्रांजिशन से समझाया गया आगे, जो हम लोग देखेंगे सीएफटी में। और कायरलिटी से भी समझाया गया कि बहुत सारे हमने देखा था आइसोमेरिज्म में कि कायरल होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, इसलिए वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते थे, मतलब लाइट को बेंड कर पाते थे। तो ये सारे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को हमने कायरलिटी के हेल्प से और कलर को डी ट्रांजिशन के हेल्प से एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये चीज़ आपका यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। इससे क्लियर एक्सप्लेनेशन आई डोंट थिंक आपको किसी ने भी दिया होगा, और स्पेशली इस चीज़ का मुझे लगता है बहुत लोगों ने पढ़ाया भी नहीं होगा कि वार्नर्स थ्योरी के लिमिटेशन क्या थे। अभी जितने भी डाउट्स थे वार्नर्स थ्योरी के, इसके एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दिए, लेकिन ये सारे एक्सप्लेनेशन एक ही थ्योरी से तो निकल के आया नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डी ट्रांजिशन था वो सीएफटी से निकल के आया, बाकी जो हाइब्रिडेशन वाला पार्ट है वो आप वीबीटी में पढ़ोगे। तो अलग अलग थ्योरी से अलग अलग पार्ट निकल के आया जिन्होंने ये सारे जो लिमिटेशंस थे उनको एक्सप्लेन किया। तो एनसीईआरटी वही लिख रही है यहाँ पे कि बहुत सारे अप्रोचेस लिए गए, बहुत सारे थ्योरीज दिए गए, जिससे हम लोगों ने ये जो बॉन्डिंग है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसको एक्सप्लेन कर पाए थे बाद में। तो कौन कौन से थ्योरी को यूज़ किया गया था इस बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। वीबीटी, सीएफटी, ये दोनों आप पढ़ते हो एनसीईआरटी में, फिर लिगेंड फील्ड थ्योरी और लास्टली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इन चारों को यूज़ किया गया था। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेस्पर को यूज़ नहीं किया गया था। तो कभी क्वेश्चन अगर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग theory was not used to explain the nature of bonding and coordination compound, तो आंसर आपका वेस्पर हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में आपको वीबीटी, सीएफटी, एलएफटी या एमओटी भी देखने को मिल सकता है। तो आपको वीबीटी और एमओटी, जो कि आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे भी उनको यूज़ किया गया है वीबीटी और एमओटी को। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे वीबीटी ने
जो हाइब्रिडेशन वाला डाउट था, जो कि वार्नर नहीं समझा पाया था कि क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती थी, उसको हाइब्रिडेशन से समझाया गया बाद में। तो वो हाइब्रिडेशन कहीं और नहीं, वीबीटी से ही आया था। तो वही चीज़ को एनसीईआरटी कैसे समझाती है कि वीबीटी में क्या बोला गया था, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये थ्योरी कहती है कि जैसे ही कोई लिगेंड आता था मेटल के पास, उस लिगेंड के इन्फ्लुएंस में मेटल हाइब्रिडेशन करता था, जिसमें वो कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स यूज करेगा। वो ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स क्या थे? या तो ये हो सकते थे या फिर वो ये ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स यूज हो सकते थे। मतलब कि या तो n-1d, ns, np ऑर्बिटल्स यूज होंगे, या फिर ns, np, nd ऑर्बिटल्स यूज होंगे, और हाइब्रिडेशन करके एक सेट ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स निकाल देंगे। अब अगर आपको हाइब्रिडेशन याद है, जो कि मैंने पढ़ाया था, या फिर अगर आपने किसी दूसरे टीचर से पढ़ा है, तो उन्होंने बताया होगा कि हाइब्रिडेशन के लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन था कि जो ऑर्बिटल्स यूज होंगे हाइब्रिडेशन के लिए, उनकी एनर्जी या तो इक्वल या तो ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, पहला कंडीशन। उसके बाद आपने देखा था कि जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में पार्ट लेंगे, जैसे कि अगर 4 ले रहे हैं, तो जो फाइनल आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स निकलेंगे वो भी 4 होंगे, है ना। अगर मान लो एक s 3p यूज हो रहे हैं तो sp3 हो गया, और sp3 कितने निकले आपके पास? 4 निकले, तो आपके पास 4 sp3 ऑर्बिटल्स निकलेंगे। तो इक्विवेलेंट सेट के ऑर्बिटल्स आपके पास निकलते थे, और उस sp3 का आपको पता है कि उस sp3 का पहले से जो ज्योमेट्री वो फिक्स रहता था। sp3 होगा मतलब टेट्राहेड्रल होगा, sp3d होगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, sp3d2 होगा तो ऑक्टाहेड्रल होगा। तो मतलब उन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का पहले से ज्योमेट्री फिक्स रहता था। तो वही सेम चीज़ यहाँ लिखी गई है। तो आपको कोई नया कंसेप्ट नहीं बनाना है, जो आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग के बारे में वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। बस एनसीईआरटी का लैंग्वेज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला उन्होंने लिखा कि वीबीटी के अकॉर्डिंग जब भी कोई लिगेंड आएगा तो मेटल एटम कुछ ऑर्बिटल्स को यूज करके हाइब्रिडेशन में पार्ट लेंगे। वो ऑर्बिटल्स या तो ये हो सकते हैं या फिर ये हो सकते हैं। इसका मतलब जो आप इस बुक में पढ़ोगे उसके जो एग्जांपल्स है, अगर मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, n-1d ns np का मतलब है 3d 4s 4p, या फिर ns np nd का मतलब है 4s 4p 4d। तो या तो ये ग्रुप यूज होगा या फिर ये ग्रुप यूज होगा आपके हाइब्रिडेशन के लिए। उसके बाद जो भी नेट बन के निकलेगा, वो जो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होंगे, वो इक्विवेलेंट एनर्जी के होंगे। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि इक्विवेलेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे। सारे sp3 होंगे या फिर सारे sp3d2 होंगे, और सबकी एनर्जी सेम होगी, और सबका एक ज्योमेट्री जो होगा वो फिक्स होगा। हाइब्रिडेशन के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। अब ये जो ऑर्बिटल्स फॉर्म हुआ, लाइक sp3 मान लो फॉर्म हुआ, तो 4 sp3 आपके पास बन गए, जो कि कब बना था? जब लिगेंड आया मेटल के पास। अब क्या कर सकता है, जब जो लिगेंड आया है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे इन वेकेंट ऑर्बिटल्स में डोनेट कर सकता है, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आपके यहाँ पे बने हैं। और यही जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड डोनेट करेगा, उसी के कारण यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होगा और यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसे होती है इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, कैसे उनके पास एक फिक्स ज्योमेट्री है इसको एक्सप्लेन करता है। वही चीज़ मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया था सेकंड वाले लिमिटेशन में। ठीक है, इतना समझ में आता है आपको? तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बता देना है। सबसे पहले, क्या आपको सारे वार्नर्स के लिमिटेशन पता है? पता है। उसको कैसे बाद में एक्सप्लेन किया गया था? पता है, मैंने समझाया था, पता है। क्या आपको ये पता है कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो बॉन्ड्स हैं उनको कौन कौन से थ्योरी का यूज एक्सप्लेन किया गया था? पता है। कौन से थ्योरी को यूज नहीं किया गया था? आपको पता है। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? तो आपको पता है कि किस तरीके से लिगेंड आने के कारण मेटल जो है हाइब्रिडाइज करेगा, कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज करेगा। तो आपको याद होना चाहिए कि या तो 4s 4p 4d यूज़ करेगा या फिर 3d 4s 4p यूज़ करेगा। बहुत सही, उसी को इस तरीके से लिखा गया है, वो आपको पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइज होने के बाद क्या होगा? तो इक्विवेलेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स निकलेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्बिटल्स निकलेंगे उनकी एनर्जी सेम होगी। एकदम सही बात। क्या उन ऑर्बिटल्स का ज्योमेट्री फिक्स होगा? एकदम सही बात है। तो क्या उनके पास डेफिनेट ज्योमेट्री होगी हाइब्रिडेशन के बाद? एकदम होगा। तो ये चीज़ एक्सप्लेन करता है उस लिमिटेशन को। अब उसके बाद अगर मैं पूछता हूँ तो अच्छा ये तो हो गया, चलो हाइब्रिडेशन हो गया, ज्योमेट्री मिल गई, तो बॉन्डिंग कैसे होगा? तो आप बोलोगे अच्छा जब वो बन गया, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बन गए, तो उनके पास खाली स्पेस है, वहाँ पे लिगेंड आएगा, ओवरलैपिंग होगा, और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, और यही जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया लिगेंड ने, इसी के कारण यहाँ पे बॉन्डिंग होती है, और इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग होती है। इसको वीबीटी ने ऐसे एक्सप्लेन किया। ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए दिमाग में। इसी चीज़ को हम लोग आगे यूज़ करेंगे। उससे पहले आप ये याद कर लो कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होने पे कौन सा ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगा और कौन सा हाइब्रिडेशन होगा। तो मैंने बताया था कि अगर 4 है तो आपके पास 2 टाइप की ज्योमेट्री पॉसिबल है। पहला टेट्राहेड्रल, जो कि सबको पता है, या फिर स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। तो अगर 4 है और उस केस में जो हाइब्रिडेशन है sp3 निकालना हम लोग सीखेंगे, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। और अगर dsp2 है, देखो यहाँ पे भी 4 ऑर्बिटल यूज हुए हैं, s 3p, यहाँ पे भी 4 हुए हैं, dsp2। फर्क बस इतना है, जब sp3 यूज हुआ है उसमें 4s और 4p यूज हुआ है, एक 4s और 3 4p। लेकिन जब dsp2 यूज हुआ है तो मैं बोलता 2 ग्रुप यूज हो सकते हैं, या तो 4s 4p 4d जो कि यहाँ पे हुआ, या फिर 3d 4s 4p। तो इसमें देखोगे तो यहाँ ये जो d है वो 3d वाला है, फिर ये जो s है वो 4s है, और ये जो p है वो आपका 4p का 2 ऑर्बिटल यूज हुआ है। तो dsp2 का ये मतलब है। ठीक है, अच्छा सेम। तो इससे आप समझोगे जब भी d पहले लिखा है तो समझ जाना कि 3d वाला d यूज हुआ है। ठीक है, जितना भी लिखा होगा उतना यूज हुआ होगा। तो sp3, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 2 चीज़ पॉसिबल है, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल कब होगा? जब sp3 हाइब्रिडाइज होगा, और स्क्वायर प्लेनर कब होगा? जब dsp2 हाइब्रिडाइज होगा। इजी। अच्छा, जब 5 होगा ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, बस याद कर लो। आपको पता है 5 जब होता है तो sp3d होता है, और उसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। ये याद है, लेकिन इस पर क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा या तो 4 पे मिलेगा या तो 6 पे मिलेगा।
तो 4 का मैंने बता दिया। 6 का ईजी है, 6 अगर दिख जाए आपको तो आंख बंद करके ज्योमेट्री अगर पूछा है तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा, सोचना ही नहीं कुछ। लेकिन आपसे हाइब्रिडेशन अगर पूछा है तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा। हाइब्रिडेशन दो हो सकता है सेम, या तो sp3d2 जो कि नॉर्मल होता है ऑक्टाहेड्रल के केस में वो होगा, या फिर जो डी है वो बाद में यूज़ ना करके पहले वाले 3D से यूज़ किया हो तो d2sp3 हो जाएगा, राइट। तो अगर sp3d2 है तब भी ऑक्टाहेड्रल और d2sp3 है तब भी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन ये चीज़ अलग अलग निकाल के आपको बताना होगा कि हाइब्रिडेशन है क्या, ठीक है। तो इसमें बताता हूँ sp3d2 मतलब कि 4s का एक s यूज़ हुआ, p का मतलब 4p का 3 यूज़ हुआ और 4d का 2 ऑर्बिटल यूज़ हुआ। 5 होते हैं d के पास तो 4d का 2 यूज़ हुआ। लेकिन d2sp3 में क्या हुआ, 3d का 2 यूज़ हुआ, 4s का 1 यूज़ हुआ और 4p का 3 ऑर्बिटल यूज़ हुआ। तो इस तरीके से इसका जो यूज़ है, जो एनसीईआरटी लिखती है वो मैंने आपको समझा दिया। आगे चलते हैं, आप क्वेश्चंस को, एग्जांपल्स को करके देखते हैं, और जैसे ये 4-5 एग्जांपल आप सीखोगे फिर आप किसी भी क्वेश्चन को कर पाओगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि मैं आपको बोलूँगा, याद कर लो। सबसे पहली चीज़ कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड कौन कौन से वो आपको याद कर लेना है, जिसका ट्रेंड जो है वो CFT में दिया हुआ है, ठीक है। वो CFT में ही पता किया गया था, वो VBT का पार्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। इतना आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये जो लिगेंड्स का स्ट्रेंथ है वो VBT ने नहीं दिया था, वो CFT ने दिया था। हम लोग बस इसको यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। तो क्या क्या है जो ट्रेंड है वो आप देख लो यहाँ पे। ये ट्रेंड आपको एक्जैक्ट याद होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछते हैं, बहुत सारे ऑप्शन बना के दे देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग ट्रेंड फॉर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। तो ऐसे करके आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसका जो ट्रिक है याद रखने का वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप ये याद कर लो कि वाटर आपका भी एक बीच में है। वाटर से पहले का जो ट्रिक है वो ये है, इस बार सीन कल से फिर ओ ऑक्स। अगर आपके पास कोई बेटर ट्रिक है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, मैंने ये बनाया था, मेरा याद हो गया था इससे। और वाटर के बाद की जो ट्रिक है वो है नाइसली एजुकेटेड नेवर एंटर क्रिमिनल कंपनी, ठीक है। ये आपका ट्रिक है, मैंने दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है। इस बार सीन कल से फिर ओ ऑक्स, ऑक्स से ऑक्सीलेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि H2O से पहले कौन है, फिर H2O आता है, उसके बाद H2O के बाद वाले हैं नाइसली एजुकेटेड नेवर एंटर क्रिमिनल कंपनी, ठीक है। ये दो ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, इससे आपका पूरा ट्रेंड याद हो जाएगा। उसके बाद इनमें से कौन से स्ट्रॉन्ग है कौन से वीक है, तो याद रखो कि जो जिसमें भी नाइट्रोजन एज ए डोनर एटम है वो मोस्टली स्ट्रॉन्ग वाले हैं, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, और मोस्टली केस में वो स्ट्रॉन्ग की तरह ही एक्ट करेंगे। अच्छा, O वाले मोस्टली आपके वीक में आएंगे। उसमें जो एग्जाम्पल आपको मेनली दिखेगा वो H2O और ऑक्सीलेट वाला है, ठीक है। ये दोनों अगर आपको दिखता है या फिर आपको हेलोजेंस दिख जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये दिख जाए, समझना वीक फील्ड लिगेंड है। लेकिन अगर ये जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया है, अगर आपको ये मिल रहे हैं लाइक NCS, यहाँ पे भी नाइट्रोजन डोनर एटम है, EDTA4 है ना, हेक्साडेंटेट था, इसमें भी 2 नाइट्रोजन एज ए डोनर एटम था। NH3 यहाँ पे भी नाइट्रोजन डोनर एटम है। इथेन 1,2 डायमीन, साइनाइड या फिर CO, ठीक है। ये भी अच्छे से याद रखना। कार्बोनिल भी अगर आपको मिलता है तो ये सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आते हैं। तो CO तो एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहीं कहीं जो NHC है वो वीक फील्ड की तरह भी काम करता है, तो वो कहाँ काम करता है वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन याद ये रखो कि ये जो नाइट्रोजन डोनर वाले हैं वो मोस्टली स्ट्रॉन्ग की तरह काम करता है, और जो कार्बोनिल है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। ऐसे याद रखोगे तो आप भूलोगे नहीं। हेलोजन हो, H2O हो, ऑक्सीलेट हो, वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। बाकी ट्रिक इस पूरे को याद रखने के लिए मैंने बता दिया आपको। दूसरा चीज़ जो आपको याद रखना है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए वो है कुछ स्टेप्स जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, किस तरीके से आपको VBT के क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे आप फिर सारे आंसर दे पाओगे। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो आपको चेक करना है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि उससे ही आप बहुत कुछ बता सकते हो। मान लो आपसे सिर्फ पूछा है कि बताओ इस वाले कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री क्या है, और वहाँ पे आपको 6 दिख रहा है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आपको सोचना थोड़ी पड़ेगा कि ये ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है। 6 दिखा, आपको पता है 6 में कोई ऑप्शन था नहीं, 6 अगर है तो हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही ज्योमेट्री होगा। फर्क पड़ेगा जब उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन पूछा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पता करो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है या 6 है, ठीक है। उसके बाद अगर 6 होगा तो हमेशा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, 4 है तो 2 ऑप्शन हो सकता है, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। अब टेट्राहेड्रल कब होगा, जब sp3 हाइब्रिडेशन होगा, और स्क्वायर प्लेनर कब होगा, जब dsp2 होगा। सेम ऑक्टाहेड्रल केस में 2 केस हो सकता है। मान लो अगर उन्होंने ज्योमेट्री नहीं पूछी, उन्होंने हाइब्रिडेशन बोला हुआ है, तो या तो sp3d2 हो सकता है या फिर आपका d2sp3 हो सकता है, ठीक। सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और उसका कन्फिग्रेशन लिखना है उस आयन के लिए, अगर वो आयन है या फिर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे निकल का मैंने एग्जाम्पल लिया है। मान लो आप सॉल्व करते हो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए और आपको मिलता है कि जो निकल है वो +2 स्टेट में है, तो कैसे कन्फिग्रेशन लिखोगे, तो आप याद करोगे निकल जो है वो 28 नंबर पे आता है, उसका एटॉमिक नंबर जो है 28 है, मतलब उसका जो कन्फिग्रेशन होगा वो होगा 4s2 3d8, ठीक है। लेकिन यहाँ पे Ni+2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए होंगे। तो आपको पता है जब आप इलेक्ट्रॉन्स भरते हो तो उसके लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ऑर्डर है जिसके अकॉर्डिंग आप भरते हो। लेकिन जब आप निकालोगे तो सिंपल कंसेप्ट है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसको आपको सबसे पहले निकालना है। तो यहाँ आउटर मोस्ट कौन है, 4s है या 3d है, तो आपको दिख रहा है भैया 4 वाला जो शेल है वो सबसे बाहर होगा, इसलिए आप 2 इलेक्ट्रॉन आपको जो निकालना है वो सबसे पहले यहाँ से निकालोगे। मान लो 3 निकालना होता तो 2 पहले यहाँ से निकालते, फिर आप 1 यहाँ से निकालते तो 3d7 बचता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 निकालना था, इसलिए आपका यहाँ पे हो गया 4s0, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, और 3d8 बचा। वहीं पे मान लो अगर आपने सॉल्व किया और ऑक्सीडेशन नंबर निकल पे आया 0, मतलब कि न्यूट्रल था वो किसी तरीके से, तो अगर इसमें निकालोगे तो इसमें तो निकल 0 था, मतलब कोई भी आपको आयन नहीं लिखना है, सीधे सीधे निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आपने लिख दिया, तो हो गया 4s2 3d8। तो आपका काम ये है सेकंड वाला कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालो मेटल पे और उसका कन्फिग्रेशन लिख दो और उसके अकॉर्डिंग ये बॉक्सेस बना लो,
ठीक है, जहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो बॉक्स है इसमें मैंने 3D8 लिखा है क्योंकि 3D वाला अंदर है और बाहर आपका 4s होगा, तो इस केस में 4s खाली था तो 4s यहाँ पे खाली दिखाया है, लेकिन यहाँ पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कैसे बनाना होता है अंडर रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद थर्ड स्टेप है कि आप लिगेंड का पता करो कि जो लिगेंड है कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। कैसे पता करोगे, जो मैंने अभी आपको सीरीज बताई, जो ट्रिक बताया वो यूज करके। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि आपने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है तो अच्छा, 4 है मतलब या तो टेट्राहेड्रल होगा या फिर वो स्क्वायर प्लेनर होगा। 6 है तो अच्छा, या तो ये D2sp3 होगा या फिर sp3d2 होगा। ऑक्टाहेड्रल ये तो कंफर्म है। ठीक है, इस तरीके से आपको आना है। सेकंड, आपने पता कर लिया ऑक्सीडेशन नंबर क्या है मेटल का, और उसके अकॉर्डिंग आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के या सोच के, दिमाग में सोच पा रहे तो सोच के बस वो बॉक्सेस बना लिए, क्योंकि उससे फिर आप गलती नहीं करोगे। थर्ड पॉइंट, आप पता करो कि जो लिगेंड अटैच्ड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। इतना करने के बाद आप आओगे आगे और अब देखोगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए क्या करना है, वीक लिगेंड के लिए क्या करना है। अगर जो लिगेंड आपने पता किया वो वीक लिगेंड है तो उस केस में आप देखो कि अच्छा वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। बस याद रखो भी, अगर वीक लिगेंड है तो उसके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो पेयरिंग करवा के अपने लिए जगह बना पाए। ठीक है, अभी हम लोग सब अप्लाई करके देखेंगे। अच्छा, इतना याद किया कि वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। तो अगर उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसमें टेट्राहेड्रल आएगा आंसर, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो sp3d2, ऑक्टाहेड्रल तो पहले से पता ही था, sp3d2 आएगा। ठीक है, क्योंकि पेयरिंग करवा नहीं पाया तो इनर डी जो यूज होता था स्क्वायर प्लेनर के केस में dsp2 वो नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी पेयरिंग नहीं करवा पाया तो इनर डी जो यूज होगा ऑक्टाहेड्रल के केस में वो नहीं हो पाएगा, इसलिए हाइब्रिडेशन sp3d2 आएगा ना कि d2sp3। अच्छा, इसका एक कंडीशन है, मान लो ऐसा कोई आपने लिया है एलिमेंट या ऐसा आयन आपको दिया हुआ है जिसमें बिना पेयरिंग करवाए भी उसके पास जितने डी इसको चाहिए वो खाली है अंदर की तरफ। ठीक है, तो उस केस में फिर ये चीज़ लागू नहीं होती, वीक हो स्ट्रांग हो उसमें वो आराम से इनर वाला डी यूज़ करेगा और आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है फिर वो dsp2 हो जाएगा या फिर d2sp3 हो जाएगा। उसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी आप बस इतना याद रखो, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कर पाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल, 6 है तो sp3d2 जो कि ऑक्टाहेड्रल था। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आपको ये देखना है कि कितने रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला देख रहे हो तो आपको कितना डी चाहिए अंदर, 1 चाहिए, तो आपको 1 डी किसी तरह बनाना है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करवा सकता है। ठीक है, पेयरिंग करवाने का ये मतलब हो रहा है यहाँ पे, मान लो ये चीज़ है। ठीक है, ये कन्फिगरेशन आपने निकाल +2 का, और यहाँ पे जो इसके साथ लगा हुआ है वो मान लेते हैं यहाँ पे NH3 है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह यहाँ पे काम करेगा। तो अब ये पेयरिंग करवा सकता है, लेकिन ये पेयरिंग तभी करवाएगा कि जब जितना इसको जरूरत है उतना इसको ऑर्बिटल मिल जाए। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे है, मतलब इसको अंदर का कितना डी चाहिए, 1 डी चाहिए, तब ये dsp2 बन सकता है। नहीं मिलेगा तो ये sp3 बना लेगा। अच्छा, क्या ये पेयरिंग करवा के एक बॉक्स खाली कर सकता है? तो आप देखोगे हाँ, ये जो है यहाँ पे अनपेयर्ड है, इसको अगर मैं यहाँ से हटा के यहाँ भेज देता हूँ तो ये बॉक्स मेरा खाली हो जाएगा, और इसको 1 ही डी चाहिए था, तो इस केस में पेयरिंग करवा लेगा। लेकिन मान लो कुछ ऐसा कंडीशन होता, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता वो ऐसा होता कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता पहले से। ठीक है, अब क्या ये पेयरिंग करवा पाता? नहीं भैया, इसको पेयरिंग करवाने के लिए एक बॉक्स तो कम से कम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और चाहिए था, लेकिन है नहीं। तो अब भले ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा हुआ है NH3, लेकिन ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, और इसके लिए एक मजबूरी होगी कि ये बाहर वाला ही यूज़ करके sp3 बनाए, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप देखोगे रिक्वायरमेंट कितना है। ठीक है, कितना आपको रिक्वायरमेंट है ये देखोगे। इनर डी अगर 1 चाहिए और वो कर पाएगा तभी आप करोगे, नहीं कर पाएगा तो कोई मतलब नहीं है पेयरिंग करवाने का। ठीक है, अगर d2sp3 बनाना है तो 2 चाहिए डी, तो अगर 2 करवा पा रहा है वो, सिर्फ 1 करवा पाएगा कोई मतलब नहीं, 2 करवा पाएगा तभी आप पेयरिंग करवाओगे। अच्छा, तो वही चीज़ है, क्या आप पॉसिबल नंबर ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल बना पा रहे हो पेयर करवा के? अगर येस तो उस केस में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपका dsp2 हो जाएगा sp3 की जगह, जैसा मैंने अभी दिखाया, और जो उसका ज्योमेट्री होगा वो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो sp3d2 हो जाएगा, और ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल थी पहले से पता था आपको। लेकिन अगर पेयर नहीं करवा पाया तो आपने देखा भले ही NH3 प्रेजेंट था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, फिर भी उस केस में वो वीक लिगेंड की तरह काम किया और बाहर वाला ही यूज़ हुआ। तो भले ही वहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, फिर भी हाइब्रिडेशन जो था वो आपका sp3 आया, ना कि dsp2। तो ये चीज़ हम लोग अभी यूज़ करने वाले। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताया उसको याद कर लो, और इसी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना कि जितने आपको वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही पेयरिंग कराओगे। अगर उतना पेयरिंग करवाने के बाद खाली मिल रहा है जितना आपको चाहिए तभी पेयरिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग हो, वीक में तो होता ही नहीं है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं एक एक करके, और सब कुछ आपका फिर क्लियर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन करने जाएंगे और मजा आएगा आपको। ठीक है, पहला आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या, CONH3 होल 6 3+। पहला स्टेप क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर पता करो। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, तो कंफर्म हो गया। क्या आपसे मैं बोलूँगा कि इसका ज्योमेट्री बताओगे तो कंफ्यूज हो गए? नहीं, ज्योमेट्री तो भैया ऑक्टाहेड्रल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, सेकंड पॉइंट, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे हाइब्रिडेशन कंफर्म बता सकते हो, तो बोलेंगे नहीं भैया ऑक्टाहेड्रल में दोनों हो सकता है, या तो sp3d2 या फिर d2sp3। ठीक है, वो पता करना होगा, उसी को पता करने के लिए पूरा स्टेप है जो मैंने आपको बताया। सेकंड स्टेप क्या था, आप मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पता करो। सॉल्व करोगे, NH3 मैंने बताया था न्यूट्रल होता है 0, तो ये जो +3 आपको दिख रहा है बाहर, जिससे सीधे मेटल पे आ जाएगा, और यहाँ पे कोबाल्ट 3+ में, ये आपको कंफर्म हो गया। अच्छा, उसके बाद बोला था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, तो आप सोचोगे भैया कोबाल्ट कौन सा है, तो 27 है। 27 है मतलब कि 4s2 3d7। अच्छा, ये लिखने आता है कि नहीं आता आपको? जो उसका एटॉमिक नंबर होगा उसी तरीके से आपको लिखना है। मान लो आयरन है, आयरन आपको 26 हो गया। ठीक है, तो आप इसका लिख दोगे 4s2 3d6।
ठीक है। मान लो कोबाल्ट है तो 27 हो गया, तो आप लिख दोगे 4s2 3d7। तो जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है 26 में 6, 27 में 7, वो आप डी पे लिखते हो और बाकी 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हो। इसका 2 एक्सेप्शन है, एक कॉपर और एक आपका क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम आता है 24 पे, है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, और कॉपर आता है आपका जिंक से पहले 29 पे। वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना, कॉपर जिंक से पहले आता है। तो 24 वाला और 29 वाला एक्सेप्शन है। यहाँ पे अगर आप लिखने जाते हो और आप लिख देते हो कि 4s2 3d4, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसका एक्चुअली होता है 4s1 3d5, क्योंकि ये हाफ फिल करना चाहता है। अगर आप इसमें लिख देते हो 4s2 3d9 29 के केस में, तो आपका गलत हो जाता है, और आपका जो सही है वो होता है 4s1 3d10, क्योंकि ये फुल फिल्ड करना चाहते हैं अपने आपको, उसमें ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कैसे कन्फ्यूजन लिखना है। तो यहाँ पे आपका कोबाल्ट था, कोबाल्ट मैंने बताया 27 होता है, लेकिन यहाँ पे +3 स्टेट में है। तो होता क्या जनरली होता है आपका 4s2 3d7, लेकिन यहाँ पे +3 में है तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, फिर एक इलेक्ट्रॉन अभी और निकालना है, तो 3d7 से निकलेगा, तो आपका बच जाएगा 4s0 3d6। ठीक है, तो यही लिखा गया है यहाँ पे कि कोबाल्ट 3+ आयन का जो कन्फिगरेशन होगा वो होगा 4s0 3d6। और इसका आपको मैंने बोला था बना लेने, तो बना लोगे तो अंदर वाले को पहले अंदर बनाओगे और बाहर वाले को बाहर बनाओगे, इसलिए यहाँ पे 3d6 यहाँ पे दिखाया गया है, और 4s0 है तो खाली यहाँ पे दिखाया गया है, और बाहर 4p होता है तो वो आप दिखा लेते हो यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, और इसके आगे आपका क्या होगा, डी भी होगा, 4d भी प्रेजेंट होगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो आपने ये कन्फिगरेशन लिख लिया कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एस में खाली है, 4p इसका आगे खाली है, और 4d भी इसके पास खाली प्रेजेंट है। अगर चाहिए होगा तो उसको उसके ऑर्बिटल्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो 2 स्टेप अपना पूरा हो गया, ऑक्सीजन नंबर निकाल लिया हमने, कन्फिगरेशन हमने लिख लिया। ठीक है, इतना बना लिया, 2 स्टेप आपका पूरा हो गया। थर्ड स्टेप है पता करो लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो आपने देखा यार NH3 तो हमने पढ़ा था, वहाँ पे नाइट्रोजन डोनर है और स्ट्रॉन्ग भी है, जहाँ तक मुझे याद है। कन्फिगरेशन अगर उसका जो ऑर्डर देखोगे तो वहाँ पे NH3 आपका स्ट्रॉन्ग आता है, एमाइन आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो अच्छा, स्ट्रॉन्ग है तो मतलब ये पेयरिंग करवा सकता है, लेकिन पेयरिंग करवाएगा तभी, याद रखो, पेयरिंग करवा सकता है, पेयरिंग तभी करवाएगा जब इसको जितना चाहिए, रिक्वायरमेंट जितना है उतना इसको मिल जाए। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो इसको कितना डी चाहिए होता है, अगर पेयरिंग करवा सकता है तो उसको 2 डी चाहिए होता है, D2sp3 इसको बनाना है। लेकिन अगर यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता तो उसको बस 1 डी चाहिए होता, दिखाया था मैंने। तो इसका जो रिक्वायरमेंट है वो 2 डी का है, और अगर वो उसके लिए 2 ऑर्बिटल खाली करवा पाएगा तभी ये पेयरिंग करवाएगा। तो अगर आप जाते हो पेयरिंग करवाने, तो आप देखते हो अच्छा, अगर मैं पेयरिंग करवाने बैठता हूँ तो इसको मैं यहाँ पेयरिंग करवा दूंगा, ये खाली हो जाएगा, इन दोनों को मैं यहाँ भर दूंगा, तो ये भी मेरा पेयरिंग में आ जाएगा, और 2 ऑर्बिटल मेरे को खाली मिल जाएंगे जितने मुझे चाहिए। तो मतलब हाँ, ये पेयरिंग करवा सकता था। पेयरिंग ये तभी करवाएगा जितना इसको चाहिए उतना अगर उसको मिल जाता है। तो इसको 2 चाहिए था, इसको 2 मिल रहा है पेयरिंग करवाने के बाद, तो ये पेयरिंग करवाएगा। और पेयरिंग करवाने के बाद आपके अंदर वाले जो डी थे उसमें से 3 डी तो ऐसे दिखेंगे आपको पेयरिंग होने के बाद, क्योंकि यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। 6 इलेक्ट्रॉन्स आपने पेयर करवा दिया, तो आपने यहाँ पे हंस रूल को तोड़ दिया। ये आपको दिमाग में रहना चाहिए, हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो आपके पास कितने डी खाली बच गए, ये 2 डी खाली बच गए। उसी 2 डी को इन्होंने यूज़ किया और यहाँ पे मिला दिया, इन S और 3p को मिला दिया। देखो, एक S और 3p को मिला दिया, और आपका ये बन गया D2sp3, D2sp3। ऐसा समझ में, है ना। D2 यहाँ से आ गया खाली करने के बाद, S ये वाला था, और 3p यहाँ से आ गया, तो ये बन जाता है D2sp3। तो इस तरीके से आपने पता किया कि D2sp3 होगा या फिर sp3d2 होगा। हाइब्रिडेशन पता चल गया जो आपका क्वेश्चन था। उसके बाद क्या करोगे, आपके पास यहाँ NH3 था, 6 NH3 थे, सारे के सारे यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो कहाँ से आए हैं, NH3 मॉलिक्यूल से आए थे। तो मैंने आपको बोला था जब VBT करवाया था, तो मैंने बोला था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है वो लिगेंड डोनेट करता है। तो वही NH3 यहाँ पे लिगेंड यहाँ पे डोनेट कर रहा है। तो कभी आपको मान लो ऐसा स्ट्रक्चर बना के बोल दिया और बोल दें इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो लिगेंड का है, कौन सा मेटल का है, तो ये वाले रह गए मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले हो गए लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स। आया समझ में। हाइब्रिडेशन कैसे निकालना ये बता दिया मैंने, कैसे आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का पता करना ये बता दिया मैंने। अच्छा, तो आप अब मुझे क्या क्या आंसर दे सकते हो, अब आप बता सकते हो मुझे ज्योमेट्री क्या थी, तो आपने 6 देख के बोल दिया ऑक्टाइडल था। अब आप मुझे बता सकते हो हाइब्रिडेशन कितना, तो आपने बोल दिया सब निकाल दिए, तो D2sp3 था। अब मैं आपसे और कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन कि क्या इस मेटल के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए आपने देखा कि जब मैंने सब कुछ करवा लिया तो मेटल का तो इलेक्ट्रॉन ये है, ये नहीं देखना है आपको, मेटल का इलेक्ट्रॉन तो ये है। उसमें आपको देखना होता है कि क्या उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख रहे हो नहीं, यहाँ तो भैया सब पेयरिंग हो गई, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड था पहले तो इसके पास था, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तो इसने पेयरिंग करवा दिया और अब इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इसको देख के आप बोल सकते हो अच्छा इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये डायामैग्नेटिक है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे कितना है तो बोलोगे 0 है, तो इसका नेचर क्या है तो बोलोगे ये डायामैग्नेटिक है। तो वही मैंने यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ लिखी है। पहला ये ऑक्टाइडल है, दूसरा ये D2sp3 है, तीसरा इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो डायामैग्नेटिक होता है। इसमें कैसा लिगेंड था तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। ठीक है, इसके अलावा 2 चीज़ और आपसे पूछा जाता है कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम क्या दोगे। तो आपने देखा इसमें मुझे बताओ कि इसका जो डी यूज़ हुआ वो अंदर वाला यूज़ हुआ या बाहर वाला यूज़ हुआ। तो आप देख सकते भैया ये तो आपके सामने दिख रहा है, डी अंदर वाला यूज़ हुआ है, D2sp3 है ना कि sp3d2 है। हाँ, तो मतलब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो मोस्टली ये देखा गया कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्योंकि वो पेयरिंग करवा देता है उसको अगर मिल रहा है ऑप्शन, मैंने बताया ये ध्यान रखना, बहुत लोग ये मिस करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हमेशा पेयरिंग करवाने जाएंगे, लेकिन पेयरिंग तभी होगा जब उसको जितना चाहिए उतना रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है। यहाँ पे पूरा हो रहा था, अंदर वाला यूज़ हो गया, इसलिए ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अच्छा मैंने बताया कि जब इसमें पेयरिंग नहीं हुई थी तो क्या इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, एकदम था। तो क्या इसके पास मैग्नेटिक मूवमेंट होता, तो हाँ होता। आपको पता है उसका जो फॉर्मूला होता है √n n+2 होता,
ठीक है, यहाँ पे एन में क्या रखते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो मतलब अगर पेयरिंग नहीं हुई होती तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं आराम से, ठीक है, तो उसमें मतलब कि स्पिन होता, वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग हो गया तो अब जो इसका स्पिन है वो कम हो गया, मतलब इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कम हो गई, और स्पेशली यहाँ पे जीरो हो गया, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया ये, क्यों, क्योंकि उसमें पेयरिंग हो गया, और क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग हो गया तो इसलिए स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो ये सब एक ही नाम है आपका, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, तीनों का मतलब मैंने बता दिया। इनर ऑर्बिटल क्योंकि इनर ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं इस केस में D2sp3, लो स्पिन क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग हो गई, पहले जो था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, अब मैं अगर पूछता हूँ कि पहले के मुकाबले अब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसे देखो इसको, पहले के मुकाबले अब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कम हुए हैं या सेम है, अगर कम हुए हैं तो लो स्पिन है, अगर सेम है तो हाई स्पिन है, ठीक है, हाई स्पिन में बढ़ता नहीं है क्योंकि अलग से इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, अगर सेम है तो हाई स्पिन है, अगर कम हो गया जैसे इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले जो था वो 4 था, अब कितना है, 0 है, कम हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और क्योंकि पेयरिंग हो गई, कम होने के लिए पेयरिंग होना पड़ता है, इसलिए स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है। तीनों नाम का मतलब आपको पता होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज जो AR क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो ये है, NCERT लिखती है कि इस कॉम्प्लेक्स को, मान लो ये कॉम्प्लेक्स लिख के दे देंगे आपको, ठीक है, आप सारी कहानी कर लोगे, लिख देंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में उसमें आपको लिख के दे देंगे कि इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो इसमें इनर डी ऑर्बिटल्स यूज होते हैं हाइब्रिडेशन में। एकदम सही हो जाएगा क्या, वो एसर्शन का रीजन भी हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, रीजन दे देंगे कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं क्योंकि इसमें इनर डी ऑर्बिटल्स यूज होते हैं हाइब्रिडेशन में, एकदम सही बात है। या फिर इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं क्योंकि इसमें इनर डी ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, तो वो भी सही हो जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी उसी तरीके से लिख रहा है इसको, उसके अकॉर्डिंग इनर ऑर्बिटल, लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स एक ही चीज को बोला जाता है, लेकिन उसको बोलने का जो रीजन है वो सबका अलग अलग है, मैंने बता दिया। लो स्पिन बोलते हैं क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए, स्पिन पेयर्ड बोलते हैं क्योंकि पेयरिंग हो गई, इनर ऑर्बिटल बोलते हैं क्योंकि इनर डी यूज हुआ है, ठीक है। तो ये AR का स्टेटमेंट है, यहाँ से आपको देख लेना है। अब इसी सेम कंसेप्ट को हम लोग लगाते हैं अगले क्वेश्चन में। अब आपको करना ही चीज़ जो मैं पूछूंगा आपको बता देना है। सबसे पहले COF6 नेगेटिव, क्या आप मुझे इसका ज्योमेट्री बता सकते हो? तो बोलेंगे हाँ भैया इजीली बता सकते हैं, ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला है तो इसका ज्योमेट्री तो फिक्स है, ऑक्टाइडल ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि क्या मुझे इसका हाइब्रिडेशन बता सकते हो? बोलोगे नहीं भैया ऑक्टाइडल है तो सही, इतना कंफर्म है, लेकिन या तो ये D2sp3 होगा या फिर sp3d2 होगा, एकदम सही बात है। अब क्या जाओगे, अब देखो अच्छा तो अगर ये पता करना है मुझे तो मुझे स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। पहला उसमें स्टेप था कि आप पता कर लो कोऑर्डिनेशन नंबर, वो हमने देख लिया। सेकंड है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल निकालो। यहाँ जब निकालने बैठोगे तो आपका आएगा ये -6, उल्टा जाके यहाँ प्लस कर देंगे तो +6 हो जाएगा, तो 3 +6 -3 +3, तो कोबाल्ट यहाँ +3 में है, तो सेम है जो हमने ऊपर देखा था। कन्फिगरेशन लिखेंगे तो सेम आ जाएगा, 3D 4s 4 पे मैंने बोलता 4D वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ जरूरत नहीं थी तो हमने नहीं लिया था क्योंकि वहाँ पे देखो इनर डी यूज़ हुआ था, बाहर का डी यूज़ होता तो लिखते। तो ये आपको पहले से नहीं लिखना, आपको सोचना है दिमाग कि आपके पास है, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो उस हिसाब से यूज़ कर लेंगे। अगर अंदर पेयरिंग नहीं हुई तो आपको समझ जाना है कि अच्छा बाहर वाला डी यूज़ करेंगे। अच्छा तो 2 चीज़ आपने कर लिया, कन्फिगरेशन लिख लिया CO3+ देख के, सेम कन्फिगरेशन जैसा पहले लिखा था। अब थर्ड चीज़ था कि आपको पता करना है वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो आपको दिख रहा है यार फ्लोरीन है, फ्लोरीन में बताया भैया हेलोजन अगर दिखा समझ जाना है कि वीक फील्ड लिगेंड है, बताया था मैंने। अच्छा तो मतलब वीक फील्ड लिगेंड तो मतलब ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, इतना कंफर्म है, इतना कंफर्म है कि पेयरिंग नहीं करवाएगा। अच्छा दिक्कत कहाँ होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, क्यों? क्योंकि वो पेयरिंग करवा सकता है, लेकिन करवाएगा तभी जब पेयरिंग करवा के उसको फायदा हो, जितना उसको चाहिए उतना मिले। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करवाएगा, कंफर्म है, तो कोई बात ही नहीं है उसमें, सोचना ही नहीं कुछ। अच्छा मतलब कि ये कंफर्म है कि हम लोग अंदर वाला डी यूज़ नहीं कर सकते, हम लोग को बाहर वाला यूज़ करना होगा। कितना रिक्वायरमेंट है आपको दिख रहा है यहाँ पे 6 है, ऑक्टाहेड्रल है, तो या तो sp3d2 होगा या फिर D2sp3 होगा, तो आपको 6 ऑर्बिटल चाहिए। क्लियर है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 ऑर्बिटल चाहिए, 6 है तो 6 ऑर्बिटल चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि उतने ही लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन आपको घुसाने। तो आपको समझ आना है 6 लेने थे मुझे, अब इनर वाले यूज़ नहीं कर सकते तो मुझे बाहर के डी यूज़ करने होंगे, तो S1 P3 और D का 2, तो sp3d2 इसका हाइब्रिडेशन हो जाता है, ठीक है। ये D3 गलत लिखा है, D2 होगा, sp3d2 आपका इसका हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल यहाँ पे बन के आता है और यही वहाँ पे बना के दिखाया। तो कितने बच गए D के बाहर? 3 बच गए। तो अगर आपसे पूछे कभी कि ऐसा ऐसा है, ये वाला केस है, इसमें बताओ 4D के कितने ऑर्बिटल्स बिना अनयूज रह गए? तो 4D के 3 ऑर्बिटल्स अनयूज रह गए क्योंकि 2 तो यहाँ पे यूज हो गए, दिमाग लगाना है, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या है, COF6 नेगेटिव में हाइब्रिडेशन क्या है, तो अब आपने निकाल लिया है कि ये sp3d2 है ना कि D2sp3 है, इजी। अच्छा थर्ड चीज़ अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ कि ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। तो आप देखोगे अच्छा जब बनने के बाद, हाइब्रिडेशन होने के बाद मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो आप देख रहे हो अच्छा हाइब्रिडेशन जब हुआ तो मेटल के पास यहाँ तो पेयरिंग हुई नहीं, तो जितना पहले था जैसा वैसा ही अभी भी दिख रहा है, तो यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब कि ये डायमैग्नेटिक तो नहीं है, कंफर्म हो गया, ये पैरामैग्नेटिक है। अच्छा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये पूछता हूँ, तो आप देखोगे अच्छा यहाँ 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपने बता दिया। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, लाइक ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? आप देखो भैया इसमें तो बाहर वाले डी यूज़ हुए हैं, बाहर वाले डी यूज़ हुए तो मतलब ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अच्छा सेकंड, क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कमा है या उतना ही है? तो मैं आप देखते हो यहाँ पे कि भैया इसमें पेयरिंग तो हुई नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसा पहले था वैसा ही अभी है। तो मैंने बोला था अगर कमता है तो लो स्पिन बोलेंगे, सेम रहता है तो हाई स्पिन बोलेंगे, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। थर्ड
ये स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है? तो आपने देखा था पहले कि अगर पेयरिंग होगी तो स्पिन पेयर्ड बोलेंगे। पेयरिंग कब होगी? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। यहाँ तो वीक फील्ड लिगेंड था, पेयरिंग कहाँ से करवाता है? ये स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि पेयरिंग तो हुई नहीं, जैसा पहले था वैसा ही है। तो ये आप दिखाते हो। फाइनल जो आपका बन के आता है लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद, वो ये बन के आता है, ये लिगेंड वाले इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये आपके मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसको देख के आपने ये सारी चीज़ें आंसर दी कि ये स्पिन फ्री है, लो स्पिन है या हाई स्पिन है, या फिर आउटर ऑर्बिटल या इनर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है कि ऑक्टाइडल है, वीक लिगेंड है, sp3d2 होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, इसलिए पैरामैग्नेटिक है। ये आउटर ऑर्बिटल है, हाई स्पिन है और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है। इजी। कैसे इस चीज़ का आंसर देना समझ गए? कंसेप्ट से। एक बार आपको बॉक्स बनाना सीख गए और बॉक्स से हाइड्रेशन लिखना सीख गए, उसके बाद आपको बस सब उसको देखना है और आंसर देते जाना है। आ जाओ आगे चलते हैं और थर्ड एग्जांपल देखते हैं, जो कि है NiCl4 नेगेटिव का, ठीक है। तो इसका बॉक्स बनाया क्या? बनाया, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर देखना। कितना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? 4 है। 4 है तो क्या हो सकता है केस? भैया इसमें 2 हो सकता है। मैं इसका ज्योमेट्रिक कंफर्म भी बता सकता हूँ। क्यों नहीं बता सकता हूँ? क्योंकि इसमें 2 केस था, या तो ये स्क्वायर प्लेनर होगा या फिर टेट्राहेड्रल होगा। कंफर्म इतना? अच्छा, तो उसके लिए मेरे को ज्योमेट्री निकालना होगा, इतना कंफर्म है। तो सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। सेकंड स्टेप है अपना मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो और देखो कि उसकी ज्योमेट्री, मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो लिखो। तो इसमें जब निकालने जाओगे तो ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा निकल का +2, ठीक है। ये सब करना जो है मैंने आपको पहली वीडियो में सिखा दिया था कैसे निकालना है। तो निकल +2 में है। निकल का आपको पता है जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 28, ठीक है। तो मतलब 4s2 था, लेकिन यहाँ पे +2 में है तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 4s खाली हो जाएगा। क्या हो गया? 4s खाली हो गया। तो बचा क्या? डी में 8 इलेक्ट्रॉन बचे आपके मेटल के पास। तो ये बना 4s खाली और डी के पास इलेक्ट्रॉन्स। आप यहाँ देखो, बाकी आपको पता है कि आपके पास p है, d है, तो जितना चाहिए होगा उतना यूज़ कर लेंगे। अभी आप बस इस पे ध्यान दो, जब ये बनाओगे आप बस इतना बनाना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो कि सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है कि जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, उससे हम लोग पता करेंगे पेयरिंग हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आपको दिख रहा है Cl है, हेलोजन है, वीक लिगेंड होगा पक्का, मतलब पेयरिंग तो होगा ही नहीं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। पेयरिंग होता है तब सोचना पड़ता है, नहीं है तो कोई सोचना ही नहीं है। अंदर जैसा था वैसा ही अभी भी रहेगा, ठीक है। तो अब आपको देखना है रिक्वायरमेंट कितना है। रिक्वायरमेंट आपको दिख रहा है 4, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब मेरे को 4 ऑर्बिटल चाहिए था, या तो sp3 होता या फिर dsp2 होता। इनर वाला यूज़ नहीं हो रहा है तो dsp2 होगा नहीं। कौन सा बनेगा? sp3 बनेगा। तो आपने एक s 3 p यूज़ कर लिया, आपका बन गया 4 sp3 के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके मिल गए। इसी में जाके लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अब आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ मुझे बताओ इसका हाइब्रिडेशन कितना है, तो आप भैया इसका sp3 है। सेकंड, इसका ज्योमेट्री क्या है अब बताओ। तो भैया sp3 है तो मतलब टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है, परफेक्ट है। मुझे बताओ ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि भैया इसमें तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग तो हुई नहीं, क्योंकि वीक लिगेंड था। तो जैसा पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वैसे ही अभी भी है, तो मतलब ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, परफेक्ट है। मुझे बताओ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है आउटर ऑर्बिटल? भैया ये क्या क्वेश्चन है? sp3 है, अंदर वाला डी यूज हुआ नहीं, dsp2 है नहीं, तो मतलब ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, परफेक्ट है। स्पिन पेयर्ड है या फिर स्पिन फ्री है? भैया पेयरिंग कहाँ हुई है? स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स होगा, क्लियर हो गया। अच्छा, तो इन सब चीज़ों का आपने आंसर दे दिया मुझे कि यहाँ पे वीक लिगेंड था, ये आपने देख लिया था। यहाँ पे टेट्राहेड्रल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। sp3 है, एकदम सही। पैरामैग्नेटिक है, अच्छा हाँ, आपने ये आंसर नहीं दिया, ये इसमें डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। आपने देखा इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। डायमैग्नेटिक के लिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने चाहिए, ठीक है, इजी। इन सब चीज़ों का आपने आंसर दे दिया। अगला क्वेश्चन करते हैं NiCO4 का, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखना है। अब आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल 4 पे, जो कि एक क्लासिक एग्जाम्पल है। आपको जैसे ये दिखे समझ जाना है कि इसका कैसे करते थे, ठीक है। ये जितने भी आपको निकल के एग्जाम्पल दिख रहे हैं ना, NiCl4 नेगेटिव, NiCO4 और NiCN4 नेगेटिव, मतलब आपको PYQ में बहुत बार मिलेंगे। तो अगर आपको इनका याद है ऑलरेडी, sp3 है, dsp2 है, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर है, तो बहुत फायदा आपको देगा। समझ लेना है, फिर आपको यूज़ करते करते याद हो जाएगा, ठीक है। NiCO4 को करके देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहला चीज़ जो देखना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। 2 केस बन सकता था, या तो स्क्वायर प्लेनर या तो टेट्राहेड्रल, ठीक है। अच्छा, सेकंड स्टेप है मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पता करो। यहाँ पे CO जो है, कार्बोनिल जो है 0 होता है, ठीक है, कोई बाहर चार्ज है नहीं, तो मतलब निकल का यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब निकल यहाँ पे न्यूट्रल स्टेट में है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका नॉर्मली होता है, जो कि है 4s2 3d8, वही रह जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे 4s खाली नहीं हुआ, ठीक है, ये चीज़ आपको नोटिस करनी है। अच्छा, ये पता कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लिया। तो यहाँ पे इन्होंने लिख के नहीं दिया है, मैं एक बार आपके लिए बनाता हूँ, चलो मैं भी बना लूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं इसका बनाता हूँ तो इसका जो बना वो कुछ ऐसा बना, डी, ये था 4s को हमेशा बाहर बनाते हैं, डी को अंदर बनाते हैं, क्योंकि अंदर रहता है डी ना, 3d है, और ये बाहर वाला 4s है। लेकिन इसके बाद जो 4d आता है उसको आगे बनाते हैं इसके। अच्छा, तो यहाँ पे 4s में भी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बाहर कुछ खत्म हुआ नहीं, और जो 3d है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 3d 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसा आपको कुछ दिखेगा। ये क्या बनाया हमने? ये बनाया हमने निकल 0। अच्छा, अब हम लोग को देखना है आगे क्या करना है। सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप है कि वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो आपको दिख रहा है भैया यहाँ तो CO है, और CO तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड में आता है, हमने देखा था। मतलब कि ये पेयरिंग करवा सकता है, लेकिन क्या ये पेयरिंग करवाएगा नहीं करवाएगा वो डिपेंड करता है कि कितना इसको जरूरत है, वो ये पूरा कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है पेयरिंग करवाने के बाद। तो हम लोग देख रहे हैं कितना जरूरत है, तो ये 4 है, तो या तो ये sp3 बनाता या फिर dsp2 बनाता। तो पेयरिंग करवा के जो करना चाह रहा है वो चाह रहा है कि इसको एक डी अगर मिल जाए तो इसका काम हो जाएगा। अच्छा, तो देखते हैं पेयरिंग करवा के कितना खाली करवा पा रहा है। तो अगर ये पेयरिंग करवाएगा अंदर तो इसको यहाँ भेज देगा, एक ही इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो अगर पेयरिंग करवाएगा तो एक बॉक्स इसके पास खाली बनता है। तो अगर मैं बनाता हूँ इसको,
तो ये पॉसिबिलिटी इसके पास है 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने ये पेयरिंग करवा दी इन दोनों को, यहाँ आ गया तो एक बॉक्स आपका ये खाली हो गया। और यहाँ पे लेकिन 4s में भी इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, क्या काम इसका हो गया? क्योंकि भैया काम तो लग रहा है हो गया, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे इसको चाहिए क्या? इसको चाहिए था एक डी एस और P2, ये चाहिए था अगर इसको पेयरिंग करवा के इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाना था तो। लेकिन डी तो इसने खाली करवा लिया अपने स्ट्रेंथ को यूज़ करके, लिगेंड की स्ट्रेंथ को यूज़ करके। लेकिन क्या इसके पास एस ऑलरेडी खाली था? नहीं खाली था। तो मतलब ये एस क्योंकि खाली नहीं है, तो अब ये जो DsP2 आप देख रहे हो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एस तो खाली नहीं है, आपको किस तरीके से एस को खाली करना होगा तभी आप यूज़ कर सकते हो। आप कुर्बानी की चीज़ की दे सकते हो, ये समझो, आप कुर्बानी डी की दे सकते हो, इनर डी की। उस केस में आपको बाहर वाला डी मिल जाएगा अगर चाहिए होगा, या फिर आपको एक भी मिल जाएगा 4 के केस में, है ना। या तो आप DsP2 बनाते हो या फिर आप sp3 बनाते हो। तो अगर आप डी की कुर्बानी देते हो तो आपको एक पी एक्स्ट्रा मिल जाता है बाहर से। लेकिन क्या आप एस की कुर्बानी दे सकते हो? बिना एस के तो कुछ बनेगा ही नहीं। DsP2 ना sp3 ना D2sp3 ना sp3d2, कोई भी एस के बिना नहीं बन सकता। तो एस की कुर्बानी आप नहीं दे सकते, तो आपको किसी तरीके से एस खाली करवाना ही होगा। तो अब क्या करोगे? आपने पेयरिंग तो करवा ली, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, पेयरिंग करवा लिया, लेकिन अब क्या करना होगा? इस वाले इलेक्ट्रॉन को आपको यहाँ भेजना होगा, तब आपका एस खाली होगा। तो अब जो बनता है वो ऐसा कुछ बनता है। ये जो था ये आपको यहाँ दिख रहा है यहाँ तक, और ये जो आपको रेड में दिख रहा है वो इसका इलेक्ट्रॉन है जो कि आपने अंदर भेजा। अब आपका एस खाली हो गया है, और क्योंकि इसने पेयरिंग करवाई, यहाँ पे अपना स्ट्रेंथ यूज़ किया, पेयरिंग करवा के इसने एक खाली भी किया, लेकिन एस खाली नहीं हुआ था, इसलिए उस एस वाले इलेक्ट्रॉन को आपको यहाँ भेजना पड़ा, तब आपका एस खाली हुआ। इसलिए ये अभी भी डी वाला जो ऑर्बिटल है अंदर वाला यूज़ नहीं कर पा रहा, इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। और ये एस वाला यूज़ करेगा और बाहर के 3p यूज़ करेगा, और तब जाके कॉम्प्लेक्स बनाएगा sp3 कॉम्प्लेक्स। तो इसीलिए भले ही ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, आपको फिर भी, इसलिए मैंने बोलता कि आप ये देख के नहीं बोल सकते कि सीधे सीधे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उसमें आपको देखना पड़ता है कि जितना रिक्वायरमेंट है उतना ये पूरा कर पाया नहीं कर पाया, ठीक है। यहाँ पे इसने पूरा कर लिया था, लेकिन क्योंकि 4s में इलेक्ट्रॉन था तो उसको अंदर भेजना पड़ा, फिर वो जो जगह बनाया था वो बचा नहीं, इसलिए उसको बाद में फिर sp3 बनाना पड़ा। इसलिए NiCO4 का अगर मैं हाइब्रिडेशन आपसे पूछूं तो आपको याद भी रखना है, इस केस में 4s बचता था और इसका हाइब्रिडेशन DsP2 नहीं होता है, भले ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये sp3 होता है। हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा? sp3, ज्योमेट्री कितनी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। अच्छा, अब मुझे बताओ इसका, इसमें लिगेंड कैसा था? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, अच्छी बात है। अच्छा, क्या इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन था? तो आपको याद आएगा नहीं भैया, जब हमने वहाँ पे बनाया था तो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा था, ठीक है, मैंने मिटा दिया यहाँ पे, ठीक है ना, एक भी यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बना था आपका, नहीं था, मेटल के पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया, परफेक्ट। क्या ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? नहीं, आपको दिख रहा है sp3 है, DsP2 तो है नहीं, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, परफेक्ट है। पेयरिंग के बारे में, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। ये टेट्राहेड्रल है, ये DsP2 नहीं है, ठीक है, जो होना चाहिए था लेकिन ये नहीं है। अच्छा, और निकल यहाँ 0 ऑक्सीजन स्टेट पे, ये तो दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे इनर डी ऑर्बिटल यूज़ नहीं हुआ, इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये भी आपको नहीं बोलना है कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाता है, वो देखना पड़ता है कि जरूरत के अकॉर्डिंग उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे नहीं मिला, या इसको मजबूरन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ा। अब यहाँ पे आप देखोगे एक डाउट आ सकता है कि भैया ये तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो एनसीईआरटी लिखती है कि अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा तो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स होगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन यहाँ अगर हम लोग देखने जाते हैं तो यहाँ तो पेयरिंग हो गई थी, तो भले ही आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है लेकिन यहाँ पेयरिंग हो गया है, तो फिर ये स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स होगा और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन ये चीज़ें मैंने पूछा कि क्या ऐसा डिफाइन कर सकते हैं या फिर एनसीईआरटी गलत लिखती है, क्या लिखती है, तो उन्होंने बोला कि टेट्राहेड्रल के केस में हम लोग ये डिफाइन ही नहीं करते, ये जो लो स्पिन और हाई स्पिन वाला कंसेप्ट है सिर्फ ऑक्टेड्रल के लिए है। यहाँ पे फिर भी आपको यूज़ करते हुए दिखेंगे एनसीईआरटी में, लेकिन अगर NiCO4 का क्वेश्चन है तो कभी आपसे पूछेंगे नहीं कि लो स्पिन है हाई स्पिन है। कंसेप्चुअली जाएंगे देखने तो ये लो स्पिन होता है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो क्योंकि वो आउटर ऑर्बिटल को ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी लिखता है और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी लिखता है, तो उसके केस में हम लोग को इसको हाई स्पिन बोलना होगा। इसलिए ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, नहीं पूछेंगे आपसे, तो इसको दिमाग में नहीं रखना है आपको, ठीक है। जो चीज़ मैंने बताया बस उतना सोचो। टेट्राहेड्रल के लिए डिफाइन ही नहीं किया जाता है लो स्पिन और हाई स्पिन, इसलिए आपसे नहीं पूछेंगे, मेनली वो ऑक्टेड्रल के लिए होता है। अच्छा, बाकी जहाँ पे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं बन सकता, जैसे यहाँ पे आपको क्लियर था, यहाँ पे नीचे जो एग्जाम्पल उसमें क्लियर होगा, तो वहाँ पे अब वो लो स्पिन हाई स्पिन आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं NiCN42 नेगेटिव का। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, 4 है तो हम लोग सोच सकते हैं कि ये या तो टेट्राहेड्रल होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर होगा, मतलब कि या तो sp3 होगा या फिर DsP2 होगा। पता करने के लिए हम लोग सेकंड स्टेप पे जाएंगे। सेकंड स्टेप क्या है अपना कि निकल जो मेटल है उसका हम लोग ऑक्सीजन स्टेट निकाले, यहाँ पे निकालने जाते हैं तो -4 उधर जाएगा +4 और सॉल्व करके आएगा +4 -2 +2, ठीक है, तो निकल +2 में यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 4s2 3d8 होता, लेकिन +2 में है तो 4s खाली हो जाएगा, तो यहाँ पे खाली हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जहाँ खाली ना हो ना तो वहाँ दिमाग लगाना कि निकल जो ये कार्बोनिल वाला जो क्वेश्चन था उसको कैसे हमने किया था। अच्छा, तो यहाँ पे खाली हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे वो ऐसा आ जाएगा, ठीक है, खाली होने के बाद। अब उसका थर्ड स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप था कि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है अभी के, तो आपको दिख रहा है यहाँ CN है, CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आता था, तो मतलब ये पेयरिंग करवा सकता है, अगर पेयरिंग करवा के इसको जितना जगह चाहिए खाली कर सकता है तो CN पेयरिंग करवा सकता है। कितना रिक्वायरमेंट है, कितने डी की जरूरत है इसको पेयरिंग करवा के, तो ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला है, तो इसको तो 1 डी चाहिए होता है अंदर का, है ना, DsP2 उसको बनाना है। अगर ऑक्टेड्रल वाला होता है 6 जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो उसको 2 डी चाहिए होता है अंदर का, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखना होता है। तो यहाँ पे 4 है, 1 डी की रिक्वायरमेंट है, पेयरिंग करवा के अगर वो 1 डी बना पाएगा खाली तो वो इसको यूज़ कर लेगा। तो देखते हैं, अगर पेयरिंग करवाएंगे तो यहाँ पे ये इधर आ जाएगा तो एक बॉक्स इसका खाली हो जाएगा, तो मतलब ये एक बॉक्स खाली कर पा रहे हैं,
ठीक है, इसको एक की जरूरत है, एक एक खाली कर पाए तो मतलब उसको यूज़ करेगा। इसीलिए इस केस में ये डी जिसने यहाँ पे खाली किया 4s वाला s और p का 2p, मतलब कि dsp2 आपका हाइड्रेशन यहाँ पे हो गया। ठीक है, ऐसा समझ में ईजी। अच्छा, तो इसमें एक 4p खाली रहेगा, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछने कितना 4p खाली रहेगा तो बता सकते हो। ठीक है, बस आपको इतना देखना है। इतना अगर एक बार कंफर्म कर लेते हो ना कि पेयरिंग क्या वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और पेयरिंग करवा रहा है, ठीक करवा रहा है, करवा के क्या उसको जितना चाहिए उसका उतना उसको मिल रहा है, अगर इतना कंफर्म कर लिया तो सीधे सीधे आपको फिर मैंने बताया है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवा पा रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो DSP2, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, पेयरिंग करवा पा रहा है, जितना उसको जरूरत है उतना उसको मिल रहा है तो D2sp3। ठीक है, नहीं करवा पा रहा है तो उसका उल्टा हो गया sp3 और sp3d2। अच्छा, तो उसका जितना आपको हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिल गया, तो वही मैं पूछता हूँ कि इसका बताओ हाइब्रिडेशन कितना है, तो DSP2 है। ज्योमेट्री क्या है इसकी, तो आप बताओगे स्क्वायर प्लेनर है, क्योंकि DSP2 का वही होता है। अच्छा, अब बताओ क्या इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो आपने देखा कि नहीं भैया, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा था वो तो इसने पेयरिंग में हटा दिया, तो अब इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक है ना। उसके बाद मैंने अभी बताया कि टेट्राहेड्रल के लिए डिफाइन नहीं करते, लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ देखो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बताया हुआ है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है लो स्पिन कब बोलते हैं, जब यहाँ पे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे वो कम हो जाए, पेयरिंग हो जाए उसकी, तो यहाँ पे पेयरिंग हो गई थी, तो जितना पहले था उससे अब कम हो गया है, तो इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना। सेम रह जाता तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता, तो ये स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी इसको बोलेंगे। क्या ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो आपको दिख रहा है नाम में ही डी अंदर वाला यूज हुआ है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। खत्म। बस ये कंसेप्ट है, मैंने आपको 5 एग्जाम्पल में लगा के दिखाया, इसी पे आपको ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन हो जाएगा। यही जो मैंने स्टेप बताया ना आपको कैसे कैसे करना है, वही स्टेप आपको लगाते जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपका एक इंटरेस्टिंग AR क्वेश्चन बन के आ सकता है। मान लो वो एसेशन लिख के देते हैं कि NiCl4, ये आपने देखा था यहाँ पे, और यहाँ पे देखा था आपने NiCO4। ठीक है, इस केस में जो NiCl4 था ये भी टेट्राहेड्रल है, इस केस में भी टेट्राहेड्रल है। ठीक है, यहाँ पे ये पैरामैग्नेटिक था, अगर आप देखोगे मैंने लिखा था कहाँ गया NiCl4 का, हाँ ये देखो ये पैरामैग्नेटिक था, लेकिन जो NiCO4 था वो आपका डायमैग्नेटिक है। ठीक है, तो एसेशन आएगा कि NiCl4 2 नेगेटिव इज टेट्राहेड्रल एंड NiCO4 इज ऑल्सो टेट्राहेड्रल, बट NiCl4 इज पैरामैग्नेटिक बट निकल कार्बोनिल इज डायमैग्नेटिक। ये एसेशन आ जाएगा, तो एसेशन तो आपका सही हो गया। रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा कि NiCO4 हैज 0 ऑक्सीजन स्टेट एंड कंटेन्स नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये रीजन हो जाएगा, तो एकदम सही रीजन है। क्यों, क्योंकि Ni में जो ये हाल हुआ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बाद भी उसको टेट्राहेड्रल रहना पड़ा, वो स्क्वायर प्लेनर नहीं हुआ, और फिर भी वो लेकिन डायमैग्नेटिक है, वो इसलिए हुआ क्योंकि जो उसका निकल था वो 0 ऑक्सीजन स्टेट में था और 4s उसका खाली नहीं पाया, उसी कारण से। निकल अगर वहाँ पे +2 में होता तो 4s खाली हो जाता, और उस केस में फिर ये जो टेट्राहेड्रल आपको ज्योमेट्री दिख रही है वो नहीं दिखता, वो स्क्वायर प्लेनर दिखता। ठीक है, जो कि आपको NiCN4 2 नेगेटिव के केस में नीचे दिखा था। ठीक है, तो ये इसका रीजन हो जाएगा कि 0 ऑक्सीजन स्टेट में है और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है। तो आपने देखा पेयरिंग हो गया था सबका, लेकिन क्योंकि 4s खाली नहीं था इसलिए इसको मजबूरन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाना पड़ा। तो अगर ऐसा कुछ रीजन दिखता है तो कंफ्यूज मत होना, समझ जाना कि ऑक्सीजन स्टेट से वो आपको ये वाला स्टेटमेंट समझाना चाह रहे हैं। बाकी अगर इसके अलावा कुछ भी और लिखते हैं तो मैंने आपको समझा ही दिया कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है, उसमें से किसी भी स्टेप को अगर वो लिखेंगे समझ जाना हाँ एकदम सही बात है, ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये कंसेप्चुअल पार्ट है, इसमें कैसे भी अगर वो रीजन देंगे तो आपको देखना है कंसेप्चुअली सही है गलत है। एक इंपॉर्टेंट लाइन थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया। अब देखो हुआ क्या है, हमने जो क्वेश्चन किए जितने उसमें हमने ऑलरेडी देख लिया है कि NH3 तो स्ट्रॉन्ग होगा, हेलोजन है तो वीक होगा, तो हमें पता था पहले से। लेकिन VBT जब भी लिखा गया था तब उनको ही नहीं पता था ये चीज़। मैंने जैसे कि बताया आपको, जो मैंने सीरीज दिखाई वो CFT में लिखा गया है, तो CFT में मिला था वो चीज़। ठीक है, तो जब VBT में ये सारे स्ट्रक्चर्स दिए गए और बताया गया कि अच्छा ये टेट्राहेड्रल होगा लेकिन ये स्क्वायर प्लेनर होगा, तो वो निकाला कैसे गया था, वो मैग्नेटिक बिहेवियर देख के निकाला गया था। मतलब कि जैसे मान लो CONH3 का केस है, यहाँ पे उन्होंने देखा कि इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर निकाला तो डायमैग्नेटिक आ रहा है। ठीक है, तो मतलब उससे उन्होंने सोचा कि अच्छा इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ। अच्छा अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब यहाँ पे पेयरिंग हो जा रही है। अच्छा पेयरिंग हुई तो अंदर वाला डी खाली हो गया, ओ अच्छा, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन जो है D2sp, मतलब उल्टा गए थे वो लोग। उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, उससे उन्होंने देखा कि अच्छा अगर मैग्नेटिक बिहेवियर ये है डायमैग्नेटिक है, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मतलब पेयरिंग हो गई होगी, अंदर का डी खाली होगा तो उसको यूज़ करेंगे, फिर D2sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। इस तरीके से उन्होंने उल्टा करके हाइब्रिडेशन हमें दिया था। तो कभी ये स्टेटमेंट आए कि इट इज़ पॉसिबल टू प्रेडिक्ट ज्योमेट्री ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो एकदम ये सही स्टेटमेंट है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसे ही हुआ था, ये जितना आप देख रहे हो, अगर आप इसका NCERT पढ़ोगे ना सब में ऐसे ही निकाला गया है। पहले देखा गया कि क्या था, पैरामैग्नेटिक था, डायमैग्नेटिक था, उसके अकॉर्डिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन देखा गया, फिर देखा गया क्या उसमें खाली रहेगा बॉक्स अंदर वाला नहीं रहेगा, ऐसे करके निकाला गया था। तो ये स्टेटमेंट क्लियर रखना आप दिमाग में, और ये मत सोचना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड VBT का कंसेप्ट है, ये CFT का कंसेप्ट है। इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं आया था, इन्होंने सब कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर के थ्रू समझाया था। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है तो एकदम क्लियर रखना दिमाग में कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपने देखे ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हाइब्रिडेशन कुछ नहीं है बल्कि एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है ऑफ द वेव इक्वेशन फ्रॉम द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, जो हमने देखा था है ना, बहुत सारे वेव इक्वेशन होते हैं, उसी को समझाने के लिए उसी का एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऐसा कोई रियल में चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कभी ये स्टेटमेंट आए
और इसका ये रीज़न बना के दे या फिर 2 स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट कुछ क्या है तो एकदम पता होना चाहिए आपको। अच्छा, आगे चलते हैं, कुछ स्टेटमेंट और कुछ कंसेप्ट और हैं उसको सीख लेते हैं, कुछ और भी मॉलिक्यूल्स हैं इनके भी क्वेश्चन करेंगे फटाफट, और फिर हम लोग जाएंगे इंडेक्स पे और PYQ देखेंगे। अब ये वाला जो पैराग्राफ है काफ़ी इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा और एक एक जो स्टेटमेंट या फिर यार क्वेश्चन बन के आ सकता है वो बताऊंगा, और कैसे इस पैराग्राफ को आप फास्टर क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज़ कर सकते हो वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो आपको लाइन दिख रहा है, कभी आए स्टेटमेंट में आए तो उसको गलत नहीं करना, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया, जस्ट समझाया अभी ऊपर कि किस तरीके से VBT काम करती है। मैंने बोला कि किस तरीके से मैग्नेटिक मूवमेंट के थ्रू उन्होंने ये पता किया कि कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स में होगा, और उसके थ्रू फिर उन्होंने बताया कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। बताया मैंने अभी, सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैग्नेटिक मूवमेंट कैन बी यूज्ड, अगर कभी आता है स्टेटमेंट कि मैग्नेटिक मूवमेंट कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड दस द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, एकदम सही बात है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं आपको, मान लो आपके पास ये 3 आयन्स ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है, ये जो है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको D1 बोला गया। इसके पास कितने हैं तो 2 हैं, तो ये D2 है, मतलब इसका कन्फिगरेशन अगर देखने जाओगे तो 4s0 3d2 आएगा, है ना। इसका देखोगे तो 4s0 3d3 आएगा, इसका देखोगे तो 4s0 3d1 आएगा। तो बेसिकली ये 3d1 है, ये 3d2 है, ये 3d3 है। अगर 3d3 तक कोई आपको आयन मिलता है और उसका आप कॉम्प्लेक्स बनाने जाते हो तो आपको उस केस में ये नहीं देखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, तो उसके अकॉर्डिंग वो DsP2 बनाएगा, sp3 बनाएगा, या D2sp3 बनाएगा या sp3D2 बनाएगा, वो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है, मान लो ये जो है जिसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है, तो या तो वो DsP2 बनाता है या फिर वो sp3 बनाता। अब DsP2 बनाने के लिए उसके पास एक अंदर का खाली चाहिए, क्या इसके पास खाली है? हाँ खाली है। क्या इसके पास भी एक अंदर का खाली है? हाँ है। इसके पास भी एक खाली है, तो मतलब इसको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाना तो आराम से ये DsP2 बना सकता है, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी खाली है, राइट। अच्छा, सेकंड, अगर इसको ऑक्टाहेड्रल भी बनाना है तो उसको 2D चाहिए होगा अंदर का, तो क्या इस सबके पास 2D खाली है? एकदम खाली है। तो मतलब इसको ये नहीं देखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है और पेयरिंग करवा के खाली नहीं करवाने, क्यों? इसके पास ऑलरेडी खाली है, ठीक है। अगर कोई घर ऑलरेडी खाली है तो आप अपना स्ट्रेंथ क्यों दिखाओगे उसको खाली करवाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपको ऐसे केसेस में जहाँ पे D1 D2 या D3 कन्फिगरेशन हो उसमें आप आराम से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, और ये सारे के सारे पैरामैग्नेटिक ही रहेंगे क्योंकि इसमें कोई पेयरिंग करवाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और इनके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप याद भी रख सकते हो, जितना D1 जो कन्फिगरेशन है उतना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D1 है तो 1, D2 है तो 2 और D3 है तो 3, ठीक है। नाइस, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे D1 D2 D3 रहे, ये आपको आयन से याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है अगर D1 D2 D3 कन्फिगरेशन है उसमें मेरे को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है चेक नहीं करना है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 2 वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, तो अगर उसको CN4 बनाना है या CN6 बनाना है दोनों बना सकता है, और हमेशा वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और पैरामैग्नेटिक रहेगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रिस्पेक्टिवली रहेंगे। ऐसा समझ में? अच्छा, मान लो आप कभी एक लाइन लिखते हैं कि जो Cr3+ है, ठीक है, वो हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उसका रीज़न क्या होगा? सही, उसका रीज़न होगा कि इनके पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल खाली है हमेशा, तो डिपेंड नहीं करेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, इसीलिए Cr3+ हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, या फिर Cr3+ हमेशा पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसका भी सेम रीज़न होगा। तो ये आपको AR क्वेश्चन ऐसा बन के आ सकता है। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन एक ये भी एनसीईआरटी लिखती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मान लो इसी के लिए क्रोमियम 3+ के लिए लिखा जाता है कि जो Cr3+ है और Cr3+ का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, उन दोनों का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो सेम रहेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो ये ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनाता है और वो जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो आके अपना लिगेंड यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट भी कर देता है, तब भी इसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहेगा, जितना पहले था 3 अभी भी 3 रहेगा, इसमें पेयरिंग तो हुआ नहीं। इसीलिए ये जो लाइन है कि मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दीज फ्री आयंस एंड देयर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज इज सिमिलर, यही समझाना चाहिए, क्योंकि इसमें पेयरिंग नहीं हो रहा है। तो इसका जो रीज़न होगा वो यही होगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2 वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, तो इसमें कोई भी पेयरिंग करने की जरूरत नहीं है। ऐसा समझें? तो वैसे ही सेम लाइन अभी आपको बताऊंगा मैं आगे। अभी तक जो आपने देखा वो देखा D1 D2 और D3 के लिए, ठीक है। अब आप देखोगे D4 D5 D6, तो D3 तक कोई पेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन D4 D5 D6 में अगर आपको ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आपको 2 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो D4 आप बनाओगे, अगर मान लो यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुआ है तो ऐसा रहेगा, तो इसके पास एक ही वैकेंट खाली रहेगा, D5 के पास वो भी खाली नहीं रहेगा और D6 के पास भी नहीं खाली रहेगा। तो अगर आपको ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनाना है उस केस में आपको पेयरिंग करवाना ही होगा, तभी आपके पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल्स आएंगे। तो D4 D5 D6 में वैकेंट D ऑर्बिटल्स चाहिए अगर आपको, तो आपको पेयरिंग करवाना पड़ता है, जिस केस में पेयरिंग होने के बाद का ये केस यहाँ पे दिखाया गया है ना, आपको दिख रहा है पेयरिंग होने के बाद का केस है। पेयरिंग होने के बाद अगर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनने जाओगे तो उसमें D4 में आपको 2 अनपेयर्ड, D5 में 1 अनपेयर्ड और D6 में आपको 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है एनसीईआरटी, अगर आप खोलोगे तो वही चीज़ यहाँ लिखती है कि जब भी 3 से ज़्यादा 3D इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उस केस में अगर आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आपको 2 वैकेंट D ऑर्बिटल चाहिए और बिना पेयरिंग के वो पॉसिबल नहीं है। और जब आप पेयरिंग कराओगे तो रेस्पेक्टिवली अगर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने जाते हो तो D4 में 2, D5 में 1 और D6 में 0, ठीक है। और इसी से आप बता सकते हो कि जो D4 है और D5 है वो पैरामैग्नेटिक होगा और D6 आपका डायमैग्नेटिक होगा। तो ये जो D6 वाला कन्फिगरेशन है ना, वो आप अच्छे से याद रखो। कभी भी आपको D6 कन्फिगरेशन दिखे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आयन बनाने के बाद जब आप निकालोगे D6 मिले आपको, 4s खाली है, आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है और उसमें जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है,
आग बंद कर समझ जाना कि अरे इसमें तो डायमैग्नेटिक बनता था, क्योंकि डायरेक्टली एनसीईआरटी में लिखा है, हमेशा होगा। मैं आपको एग्जाम क्वेश्चन भी करा के दिखाऊंगा, फटाफट क्वेश्चन आपके निकलेंगे इसी कंसेप्ट से। D6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आपका होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में बचेगा नहीं, पेयरिंग होना कंफर्म है। अच्छा, इसमें भी आपका एक AR क्वेश्चन बन के आ सकता है अगर आपसे बोलते हैं कि D4 D5 D6 के केस में पेयरिंग करवाना इंपॉर्टेंट है अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है। एसेशन रीजन बिकॉज D4 D5 D6 डोंट हैव टू वेकेंट d ऑर्बिटल्स इन देयर नॉर्मल स्टेट। ये रीजन आपका ऐसे हो सकता है, समझ गए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग AR क्वेश्चन आ सकता है जो कि मुझे अपने टाइम में समझ नहीं आया था, जब मैंने पढ़ाई की थी अपने लास्ट प्रिपरेशन में भी, तब भी मैं इस लाइन को ऐसे रट के गया था, मुझे समझ नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन अब जब मैंने आपको पढ़ाने के लिए उसको वापस से देखा तब मुझे इस लाइन का क्लियर हुआ दिमाग, क्योंकि आपकी उम्र के साथ थोड़ा IQ ऐसे बढ़ता है, तो वो हुआ है और मेरे को अब ये चीज़ समझ में आ रही है। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इसमें लिखा है कि पेयर ऑफ 3D ऑर्बिटल्स फॉर ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडेशन इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल इन केसेस ऑफ D4 D5 एंड D6। मतलब D4 D5 D6 में अगर आपको ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्स बनाना है तो उस केस में पेयर ऑफ मतलब 2 वैकेंट d ऑर्बिटल्स अपने आप प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, पहले से प्रेजेंट नहीं होते हैं, आपको पेयरिंग करवानी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है, इसी का रीजन यहाँ लिखा हुआ है, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ हंट रूल, ठीक है। उसमें समझ नहीं आता, इतना सिंपल स्टेटमेंट था। मतलब आप अगर मैं आपको D5 बनाता हूँ, ठीक है, D5 बनाता हूँ, चलो यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये समझ लोगे तो याद रह जाएगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये है D5 ऐसा ही होता है, ठीक है। आपने इसको ऐसा क्यों नहीं बनाया, आपको पता है कि आपको खाली चाहिए तो आप पहले से ऐसा बना लेते, ऐसा आपको 2 खाली मिल जाता। आपने इसको ऑलरेडी ऐसा क्यों नहीं बनाया, क्योंकि आपने पढ़ा है हंट रूल के अकॉर्डिंग आप पेयरिंग तभी कराओगे जब सारे के सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में आप एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हो, उसके बाद ही आप पेयरिंग करवाना चालू करते हो। ये हंट रूल है, और क्योंकि आपको यहाँ पे हंट रूल फॉलो करना है, इसी के कारण आपके पास यहाँ पे वेकेंट d ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं रहते हैं। D4 D5 D6 केस में D4 में 1 रहता है, तो अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला बनाए तब तो बन जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है, इसको क्लियर रखना। अगर D4 है आपके पास तो आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो उसके पास ऑलरेडी 1 वेकेंट ऑर्बिटल है बिना पेयरिंग के, 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 खाली है ना। तो ये आप यूज़ कर सकते हो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें, लेकिन यहाँ पे 6 की बात हो रही है, तो 6 की बात हो तो यहाँ पे 1 तो खाली करना होगा, तो पेयरिंग करवाना ही होगा। तो पेयरिंग क्यों करवाना पड़ रहा है, इनके पास ऑलरेडी खाली क्यों नहीं, क्योंकि हंट रूल के अकॉर्डिंग आप पेयरिंग पहले नहीं करवा सकते जब तक आप सब में 1 इलेक्ट्रॉन ना डाल दो, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया। तो अगर AR क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेना। अब देखो, मैंने आपको बताया कि VBT में हमने जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड को यूज़ करके फटाफट क्वेश्चन करना सीख लिया, लेकिन ये इसका पार्ट तो था नहीं, ये CFT का पार्ट था। तो जब इसको ऐसा एनोमली फेस हुआ, जैसे इसको जब ये दोनों एग्जांपल्स मिले, जैसे MnCN6 और MnCl6, ठीक है, तब इसको ये एनोमली दिखा कि यार MnCN6 में तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास है, लेकिन MnCl6 में यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालोगे मैंगनीज का तो दोनों में सेम है, +3 में है दोनों। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा समझाने के लिए, इसको समझाने के लिए BBT ने जो रीज़न दिया था वो दिया था कि उसने क्लासीफाई किया कर दिया था ऐसे मॉलिक्यूल्स को इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में, ठीक है। इसको इस तरीके से BBT ने एक्सप्लेन किया। तो कभी ये आता है स्टेटमेंट कि ये स्टेटमेंट लिख के दे दे कि MnCN6 और MnCl6 में इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पहले तो ये कंफर्म कर लेना कि उतने ही है या नहीं, कि असर्शन ही गलत है आपका, ठीक है, पहले ये देख लेना। उसका जो रीज़न है, जिस तरीके से BBT उसको समझाती है, वो है दिस apparent anomaly is explained by VBT in terms of formation of inner orbital and outer orbital coordination entities, ठीक है, आया समझ में। तो ये एक AR क्वेश्चन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकता है। उसके बाद इसने ये नोटिस किया था कि जितने भी एनोमलीज है ना, ये इसको D4 और D5 के केस में देखने को मिला था, D6 में इतने एनोमलीज नहीं थे। तो वही यहाँ पे लिख रहा है कि क्योंकि इन्होंने मैग्नेटिक डेटा यूज़ किया था सबको सारे स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते थे और ये वो करते थे, तो वो सेम उन्होंने यहाँ पे भी किया, D4 और D5 के केसेस में भी किया, लेकिन वहाँ पे उनको काफ़ी एनोमलीज देखने को मिली। जैसे जैसे लिगेंड चेंज होता था, उसको समझ नहीं आता कि लिगेंड चेंज होने के कारण ऐसा हो रहा है या क्या हो रहा है, तो उन्होंने इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल के केस में समझा दिया। लेकिन उन्होंने ये नोटिस किया कि D6 के केस में ऐसी एनोमलीज बहुत कम है, ठीक है। मैग्नेटिक डेटा एग्री विथ मैक्सिमम स्पिन पेयरिंग इन मैनी केसेस, स्पेशली विथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेनिंग D6 आयंस। अब इस वाले स्टेटमेंट से मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना सकता हूँ। अगर मान लो मैं एग्जामिनर होता और मैं ऐसा क्वेश्चन बनाना चाहता जिससे मैं टॉपर को अलग कर पाऊँ, मैं देख पाऊँ कि किसने एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से पढ़ा है, उसको पता है कि एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई थी, मैं अगर वो अलग करना चाहता हूँ और उसको था कंसेप्चुअल भी और था रटने वाला क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ, तो मैं कैसा क्वेश्चन बनाता, मैं बोलता उसको कि देखो मैंने यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, इन कॉम्प्लेक्स को मैंने जब बनाया VBT के अकॉर्डिंग बनाया, तो मैंने मैग्नेटिक डेटा लिया, उसके अकॉर्डिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता किया, फिर मैंने ये सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाए। लेकिन इनमें से जो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस थे उसमें एनोमलीज मिल रही थी, एक ही ऐसा कॉम्प्लेक्स था जो कि एनोमली बहुत कम दिखा रहा था, और मोस्टली टाइम वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक डेटा के अकॉर्डिंग ही स्ट्रक्चर बना रहा था। वो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, तो जो भी उस कॉम्प्लेक्स में जो भी मेटल D6 कन्फिगरेशन में होगा वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन बना सकते थे, वही एनसीईआरटी यहाँ पे लिख रही है। अब जो भी हमने ऊपर सीखा उसको यूज़ करेंगे और फटाफट इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। जो भी हमें चाहिए होता है, जो पता करना होता है कि क्या हाइब्रिडेशन है, क्या ज्योमेट्री है, पैरामैग्नेटिक है या नहीं है, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। MnCl6 सबसे पहले आपको दिखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, तो ये ऑक्टाहेड्रल होगा कंफर्म है, ठीक है।
हाइब्रिडेशन क्या होगा ये कंफर्म करने के लिए हमको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। सबसे पहले जो स्टेप है वो है कि इसका हम लोग को ऑक्सीजन स्टेट निकालना होगा। मैंगनीज का निकालने जाएंगे तो यहाँ पे ये -6 तो +3 आ जाएगा आपका, ठीक है। +3 आ गया। मैंगनीज का अगर आप एटॉमिक नंबर जानते हो तो 25 है ना, तो 4s2 3d5 हो गया। +3 में है तो 4s खाली हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले निकल गए। एक और निकालना है तो 3d5 से निकलेगा तो 3d4 बचा, तो 3d4 बच गया मेरे पास, ठीक है। ये सब मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, ठीक है। आपको भी इमेजिन करना है। 3d4 बच गया मेरे पास, 4 बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक बॉक्स खाली है मेरे पास। अब थर्ड स्टेप था कि हम लोग को पता करना था कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वीक लिगेंड है। तो यहाँ तो पता है कि वीक लिगेंड है, मतलब कि जितना पहले था जैसा अनपेड इलेक्ट्रॉन था वैसे रहेगा, पेयरिंग तो यहाँ होगी नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा था 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन था और एक बॉक्स आपका यहाँ खाली था। सीएल को कितना रिक्वायरमेंट है, 6 रिक्वायरमेंट था। अगर इसमें मान लो 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होते जैसा कि D3 के केस में था, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर स्ट्रॉन्ग है या वीक है देखना नहीं पड़ता है, वहाँ पे आराम से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। लेकिन यहाँ पे तो एक ही खाली है, उसको चाहिए 2, तो 2 तो पॉसिबल करवा पाएगा नहीं क्योंकि ये तो वीक लिगेंड है। तो आप आराम से बाहर वाले यूज़ करोगे, आउटर ऑर्बिटल आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि क्या बन जाएगा, यहाँ पे 6 है तो आपका D2sp3 नहीं बनेगा, sp3d2 बनेगा, इसलिए यहाँ पे sp3d2 बना। ऑक्टेडेल था, बता ही दिया था आपने। अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या इसके पास है, हाँ है। कितने हैं, 4 है। वही वहाँ पे स्टेटमेंट जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा होता 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये भी वहीं से था। और ये पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, खत्म। और आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसका बाहर sp3d2 आया, राइट है ना, डी बाहर वाला यूज़ हुआ है। सेम Fe(F6) 3 नेगेटिव के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिया, 6 है, ऑक्टेडेल होगा। हाइब्रिडेशन पता करना होगा। सेकंड स्टेप क्या है, Fe यहाँ पे किस ऑक्सीजन स्टेट में है तो यहाँ -6 +3 में है। आयरन होता है 26, 4s2 3d6 हो गया। 3 निकालेंगे तो 4s2 खाली हुआ पहले, तो 4s खाली हो गया और एक आपका 3d6 से निकल गया तो 3d5 बचा। तो इमेजिन कर पा रहा हूँ तो कि d है, 5 ऑर्बिटल है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अच्छा, अब मैं देखूंगा कि कैसा लिगेंड है मेरा। F जो है आपका वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड तो पेयरिंग तो करवा नहीं पाएगा भैया, और पेयरिंग करवा नहीं पाएगा, अंदर जगह है भी नहीं तो उसको यूज़ नहीं करेगा, सीधे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, sp3d2 आपका हाइब्रिडेशन हो गया, खत्म। बस इतना सोचना था। अब आपने क्योंकि बना लिया है इसलिए आपको पता है कि अंदर आपके 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो आप यहाँ लिख सकते हो अगर स्टेटमेंट में है कि 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, या पूछा है कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो निकाल दिया, या मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है तो भी आप n+2 यूज़ करके आपने पता कर लिया कि n यहाँ पे 5 है, वो भी सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी बिना सॉल्व की भी ट्रिक होता है, अगर 5 है तो 5 के आसपास वाला जो भी ऑप्शन होगा वैसा ही ऑप्शन होगा, मैं आपको PYQ करके दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसे आपने पता कर लिया कि ये भी आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स है, sp3d2 है, वीक लिगेंड था तो कोई बात ही नहीं था, और इसमें पैरामैग्नेटिक है। अच्छा, COF6 3 नेगेटिव को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये ऑक्टाइडल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे भी -6 उधर गया तो यहाँ पे +3 हो गया। कोबाल्ट का कितना होता है, कोबाल्ट 27 है, 4s2 3d7 है, +3 करोगे तो 4s खाली हो गया और 3d7 से एक निकल गया, 3d6 है। 3d6 जैसे आपको पता चला। अब जो मैंने आपको बोला था स्टेटमेंट, क्या बोला था, अगर d6 है, अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है जो कि यहाँ पे दोनों लागू हुआ, d6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आंख बंद करके आपको समझ जाना है कि इसमें अंदर वाला यूज़ होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या था, वीक फील्ड लिगेंड था, इसलिए वो नहीं हुआ, और अंदर जो आपका बचा था d6 कन्फिग्रेशन, वो d6 ही रहेगा। तो d6 कन्फिग्रेशन बनाओगे तो कैसा होगा, 4 5 1 2 3 4 5 6, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर पूछा गया तो उतना अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, ये बता सकते हो। और हाइब्रिडेशन तो बता ही दिया क्योंकि अंदर तो जगह खाली है नहीं, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवाएगा नहीं तो आपका sp3d2 फिर से हो गया। इस तरीके से आपको निकालना है। आ जाओ यहाँ पे करके देखते हैं। MnCN6 3 नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, क्या करेंगे, सबसे पहले 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर तो ऑक्टाइडल होगा, कंफर्म है। हाइब्रिडेशन पता करना है तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। मैंगनीज यहाँ पे +3 में है, सॉल्व करके देख सकते हो, +3 में आ गया। मैंगनीज अभी देखा था हमने, 4s2 3d5 होता है, +3 है तो 4s खाली हो गया, 3d5 में से एक निकल गया, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। मैं सोच पा रहा हूँ कि 4 बॉक्सेस में एक इलेक्ट्रॉन है, एक बॉक्स खाली है आपका। CN कैसा लिगेंड है, अब ये थर्ड स्टेप था कि लिगेंड कैसा है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो CN आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करवा सकता है। तो पेयरिंग करवा के क्या इसको जगह मिल जाएगा, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को हटा देता है तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी और ये बॉक्स खाली हो जाएगा। CN को कितना रिक्वायरमेंट था, ये 6 वाला है तो D2 चाहिए इसको, तो 2 इसको बॉक्स मिल गया, तो ये पेयरिंग करवाएगा। पेयरिंग करवाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स के बाद अनपेड बचे, 2 बचे, ठीक है। इसलिए अभी भी पैरामैग्नेटिक है, इसलिए मैंने बोला 1 और 2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है, तो हम लोग पता चल गया 1 पैरामैग्नेटिक है। और कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन के पास है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया था, वो पेयरिंग में चला गया, और इसके पास 2 खाली हो गए तो आराम से D2sp3 बना सकते हैं। तो हाइब्रिडेशन भी आपने देख लिया, ठीक है। ये जैसे सोचा आपने, हाँ एक बॉक्स खाली करा सकते हैं, आप बोलोगे इसका D2sp3 हाइब्रिडेशन है, और ऑक्टेडेल तो ये था ही। अच्छा, पेयरिंग करवाने के बाद जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो आप बता भी दोगे, और अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं इसलिए पैरामैग्नेटिक था। अच्छा, FeCN6 3 नेगेटिव, इसको पूरा मन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, 6 है, ऑक्टाइडल होगा, ठीक है। हाइब्रिडेशन पता करना है। Fe में ऑक्सीजन स्टेट पता किया, +3 आया, +3 है। Fe कितना होता है, तो Fe होता है आपका 4s2 3d6, ठीक है। +3 है तो 4s खाली हो गया, 3d6 3d5 बचा, 3d5 बचा, तो हम लोग इमेजिन करेंगे कि अच्छा 5 बॉक्स है, उसमें सब में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। CN कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, तो पेयरिंग करवा सकते हैं। तो पेयरिंग जब करवाएगा तो 5 उसको ऐसे रेंज कर देगा कि उसमें 2 बॉक्स खाली कर दे किसी तरीके से। तो जब उसको करके देखोगे हंड्रेड ब्रेक करके, तो आपको पहले बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड बॉक्स में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉक्स खाली हो गए। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा इसका। क्या ये पैरामैग्नेटिक है, हाँ है। और क्योंकि इसके पास अंदर वाले 2 D यूज़ हुए हैं तो ये आपका D2sp3 हो गया, और इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी हो गया।
इजी। अच्छा, अब आ जाओ CO C2O4 3 नेगेटिव। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इसको करने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है, क्योंकि उसी से आप चीज़ सॉल्व कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन को। अब यहाँ पे जब आप ये केस सॉल्व करने जाओगे ना, तो ये जो C2O4 है यहाँ पे वो एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप याद करोगे उस सीरीज़ को, तो वहाँ पे ऑक्सीलेट मैंने बताया था एक वीक लिगेंड की तरह काम करेगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मैंने बॉक्स बना के दिखाया था, उसमें नहीं आता है वो, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह ही काम करता है, पेयरिंग करवाएगा ये। तो ऐसा किन किन लिगेंड्स के साथ होता है और कब होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड कब आपस में इंटरचेंज होंगे, कब वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा, कब स्ट्रॉन्ग वीक की तरह काम करेगा। तो जब भी कोई मेटल है जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, वहाँ पे सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेंगे। ऐसा केस आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन याद रखो अगर +4 में है तो आंख बंद करके सोचना ही नहीं है। हेलोजन है तब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है, SCN है तब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सोचना ही नहीं कुछ। अच्छा, दूसरा जो ये वाला केस है वो बताता हूँ आपको। यहाँ पे कोबाल्ट जब निकालोगे ना 3+ में आएगा, तो अगर कोबाल्ट 3+ में है, उस केस में जो ऑक्सीजन डोनर वाले लिगेंड्स थे लाइक H2O, एक्वा, OX, ऑक्सीलेट है ना, C2O4 वाला, ये सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेंगे, ना कि वीक लिगेंड की तरह। इवन जो NH3 है वो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह ही काम करेगा, जो कि आपको पता है कि NH3 जनरली स्ट्रॉन्ग होता है, वीक कब की तरह कब काम करेगा वो आपको बस देखना है। तो यहाँ पे आपने देखा जब CO3+ हो तो को में भी O आता है और ऑक्सीजन डोनर में भी O आ रहा है। ठीक है, तो को O, तो CO3+ के साथ 2+ नहीं, CO3+ के साथ आपका H2 और ऑक्सीलेट स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा, जो कि आप यहाँ पे देखोगे। उसके बाद 4D 5D सीरीज के जितने भी मेटल्स हैं उन सब के साथ जो है लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं, चाहे कोई भी लिगेंड हो। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला था जब आइसोमेरिज्म मैंने पढ़ाया था कि प्लेटिनम के केस में हमेशा स्क्वायर प्लेनर बनता है अगर वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे है। ठीक है, इसलिए बोला था क्योंकि वो 4D 5D सीरीज का मेटल है, तो लिगेंड कौन सा फर्क नहीं पड़ता, हमेशा स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। अच्छा, उसके बाद एक ये वाला बच गया आपका कि अगर Cr2+ है, Mn2+ है, Fe2+ है, या फिर कोबाल्ट 2+ आयन में के फॉर्म में है, तो उस केस में NH3 जो कि नॉर्मली स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है, वो वीक लिगेंड की तरह काम करेगा। इसको याद कर लो, क्वेश्चंस बहुत कम है इसके ऊपर, लेकिन एक तो NCERT मिल गया, 2-3 एग्जाम्पल आपको मिलेंगे PYQs में, जो कि अगर आपको अच्छे से आता है तो उस केस में आपको ज़्यादा क्लियरली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक 4D 5D सीरीज वाला इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट 3+ वाला इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, और सारे लिगेंड M4+ अगर आयन के स्टेट में है तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेंगे। अब अगर आप इसको देखते हो, सबसे पहले आप देखोगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो 6 है ना, 3 नहीं, 3 × 2 होगा क्योंकि डाइडेंटिटी लिगेंड है, 6 है, तो ये ऑक्टाइडल है, इतना कंफर्म है। उसके बाद हाइब्रिडेशन पता करना है, तो उसके लिए पहला स्टेप जो था कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, यहाँ पे आएगा आपका +3 है ना, ये -6 होगा, उधर जाएगा +6 हो जाएगा, ये आपका +3 आ जाएगा। कोबाल्ट 27 होता है, 4s2 3d7। ठीक है, 3 निकालने हैं, 4s खाली हो जाएगा, 3d6 हो गया। क्या हो गया, 3d6 हो गया। अच्छा, d6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर है तो डायमैग्नेटिक होता है, मैंने बोला था सीधे। अच्छा, नॉर्मली ये क्या होता है, वीक लिगेंड होता है, लेकिन कोबाल्ट 3+ के साथ ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है। NCERT ने कहीं नहीं बताया कि एनोमली, क्योंकि उसको खुद नहीं पता था, वही वो एनोमली चला रहा था, वो यही एनोमली है। ठीक है, यही समझो। और क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा, तो जो मैंने बोला था D6 कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रॉन्ग लिगेंड, डायमैग्नेटिक, आग बन करके पेयरिंग होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, सब कुछ यहाँ पे फॉलो हो रहा है। D2sp3 सीरीज से बोल सकते हो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स सीरीज से बोल सकते हो, और डायमैग्नेटिक थर्ड वाला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए है। ठीक है, जब आप बनाने जाओगे ना तो आपको दिखेगा आराम से, जब पेयरिंग कराओगे तो अंदर वाले 3 ऐसे करके पेयर हो जाएंगे और बाहर वाले 2 बॉक्स आपके ऐसे खाली हो जाएंगे। ठीक है, इसको यूज़ कर लोगे आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए D2sp3 में, और ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके NCERT का, क्योंकि ना ही NCERT ने लिखा है कि एक्सेप्शन है और ना ही इसको समझाया है। ठीक है, अच्छे से ये केस हो गया। उसके बाद ये दोनों केस देख लो, क्योंकि इसमें एक ट्रांसफर रूल लगता है और ये भी इंटरेस्टिंग। इसमें से एक क्वेश्चन तो मुझे PYQ मिला था, लेकिन वो उतना ऐसे मतलब नहीं कि वही आंसर नहीं था, लेकिन वो मैंने नोटिस किया था कि हाँ, ये जो मैंने पढ़ा था ये मुझे एक PYQ के एक ऑप्शन में मिला था। ठीक है, तो इसको देख लेना, ये वाला ऑप्शन था। कैसे करते हैं, जैसे मान लो मुझे COCN6 4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, और मुझे पता करना है कि हाइब्रिडेशन क्या है। कैसे करूँगा, सबसे पहले जो अपना रूल है वही रूल फॉलो करते हुए हम लोग आगे जाएंगे। कोबाल्ट का यहाँ देख रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 है, तो ऑक्टाइडल होगा, कंफर्म है, बस हाइब्रिडेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, कोबाल्ट का यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं, -6 4 नेगेटिव, +6 हो जाएगा, -4 करेंगे हम लोग, यहाँ पे +2 आ जाएगा। कोबाल्ट +2 में 27 होता है कोबाल्ट, 4s2 3d7। ठीक है, +2 में 4s खाली हो गया, 3d7 है। ठीक है, तो बनाता हूँ, अगर मैं इसको इमेजिन करना आना चाहिए। देखो 3d7 अगर आपको दिख रहा है तो आप समझ जाना है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे, बाकी आपके 2 वाले पेयर्ड होंगे। समझ पा रहे हो, ऐसा आपको इमेजिन करना है। कैसे करना होता है, देखो ऐसे समझो, 5 इलेक्ट्रॉन जब तक होगा तब तक 5 फिल होगा, है ना, 5 आपके अनपेयर्ड होंगे। 5 के बाद अगर आपको जाना है, जैसे 6 है तो आप क्या करो, 10 से माइनस कर लो 6 को, 4 आया मतलब कि 4 आपके अनपेयर्ड होंगे। 7 है, 10 से माइनस कर लो 7 को, 3 आपके अनपेयर्ड होंगे। 8 है, 10 से माइनस कर लो, 2 आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं, 4 1 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आया था, कोबाल्ट 3d7 आया था ना, 4s0 3d7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 3 आपके यहाँ पे अनपेयर्ड है। अच्छा, और 4s आपका यहाँ पे खाली है। अच्छा,
अब मुझे देखना है कि मुझे जो सी एन है वो कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। पेयरिंग करवाएगा, हाँ करवाएगा, लेकिन जब पेयरिंग करवा के भी देखोगे ना, तो पेयरिंग करवा के आपका ऐसा आएगा 3 4 5, तो 1 2 3 4 ऐसा था। पेयरिंग जब करवाओगे तो ये यहाँ पे मान लो पेयरिंग में भेज दिया आपने, तो 1 2 और एक अभी भी यहाँ है। तो अभी भी इसको चाहिए कितने बॉक्स से खाली करने के लिए, 2 बॉक्स खाली चाहिए थे अगर इसको D2sp3 बनाना है, लेकिन इसका खाली हो पा रहा है एक ही, क्योंकि एक आपका यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है और पेयरिंग करवाने के लिए और कोई है नहीं यहाँ पे। इस केस में क्या करते हैं हम लोग, इसको उठा के हम लोग भेज देते हैं जो बाहर वाला जो 4D खाली है अपना, उसमें इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग जाके भेज देते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को, और तब ये 2 बॉक्स यहाँ खाली हो जाता है और इसको यूज़ कर लेते हैं हम लोग D2sp3 बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि नहीं भैया यहाँ तो हो ही नहीं पा रहा है खाली, तो ये आपका sp3d2 हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पे इस वाले एक इलेक्ट्रॉन को उठा के हम लोग बाहर भेज देते हैं। इस वाले क्वेश्चन को आपको याद रखना है। सेकंड, इस क्वेश्चन में भी देखोगे तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा जो कि दिक्कत देगा, उसको हम आगे भेज देंगे। करके देखते हैं। कॉपर है, कॉपर का कितना होता है बताया था 29 है, ये आपका हो जाता है 4s1 3d10, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका देखोगे तो +2 ही है, तो 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन निकला, 3d10 से एक इलेक्ट्रॉन निकला, 3d9 बच गया। 3d9 है मतलब समझ जाओ 10 - 1 1, तो एक आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, NH3 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये आपका यहाँ पे पेयरिंग करवाना चाहेगा अगर ये खाली करवा पाएगा। तो पेयरिंग जब करवाना जाएगा देखेगा यार पेयरिंग करवाने के तो कोई बचा ही नहीं, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये फिर सोचेगा कि नहीं हम लोग क्या करते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ऐसा आप सोचोगे। लेकिन ये क्या करता है, इस अनपेड इलेक्ट्रॉन को उठा के भेज देता है बाहर, क्योंकि इसको सिर्फ एक ही डी चाहिए था, और अगर इसको बाहर भेज देता है तो एक डी मुझे मिल जाएगा, तो इसको भेज देता है ये कहाँ पे 4D के पास, और ये खाली हो जाता है। और यही ट्रांसफर रूल है जो कि मैंने आपको बताया, इन दोनों केस में ट्रांसफर रूल लगता है। और ये अगर आप नॉर्मली बनाने जाते हैं तो उस केस में आप गलत आंसर देते, इसका आप आंसर देते हैं sp3d2 और इसका देते हैं आप sp3, लेकिन एक्चुअली में ये आता है dsp2 और ये भी आता है d2sp3, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो ये दोनों केस आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन ऑप्शन में था, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाओ फटाफट एग्जांपल 9.7 देख लेते हैं। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ MnBr4 2 नेगेटिव इज 5.9, प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स साइन। तो इसमें हम लोग को ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करना है। तो VBD के अकॉर्डिंग तो उनको आता नहीं था बनाना, जैसे हमने बनाया स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट करने बोला है। उन्होंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे दी हमें 5.9 है, उससे हम लोग को सोचना है। तो हमने देखा कि 5.9 है, 5.9 मतलब कि अनपेड इलेक्ट्रॉन 5, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो 4 पॉइंट कुछ होता तो 4 होता, 3 पॉइंट कुछ होता तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता। तो जो आपका मेन इंटीजर है डेसिमल से पहले वाला, उसको आपको देख लेना है, वही उतना ही आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो 5.9 मतलब कि 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो 4 है, तो या तो ये sp3 होगा या तो ये dsp2 होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 से आपको समझ में आता है कि अंदर पेयरिंग नहीं हुई है। पेयरिंग नहीं हुई तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं, तो आप समझ जाना है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब sp3। इस तरीके से आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते थे। यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है, सिंस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Mn2+ आयन इन द कॉम्प्लेक्स आयन इज 4, इट विल बी आइदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, जैसे कि हमने बताया। बट द फैक्ट दैट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज 5.9 बॉन्ड मीटर, it should be tetrahedral in shape rather than square planar because of the presence of 5 unpaired electrons in the d orbitals। तो इस तरीके से कभी यहाँ से AR क्वेश्चन बनाने जाए तो समझ जाना VBT के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट के थ्रू हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो बताया। अब कुछ लिमिटेशंस है VBT के, वो देख लेते हैं फटाफट। और ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच आर द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ VBT या विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ VBT, ठीक है। पहला चीज़ कि VBT जो है ना बहुत सारे एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। उसको डायरेक्टली ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसके कारण ऐसा होता है या वीक लिगेंड है ऐसे कारण होता है, ये बहुत सारे एजम्पशन के ऊपर बेस्ड था। सेकंड, यहाँ पे जो मैग्नेटिक डेटा की बात कर रहा है वो बस बताता था कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, एक्चुअल क्वांटिटेटिव जो डेटा है वो नहीं बता रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक डेटा वो एक्जैक्ट नहीं बता रहा था कि कितना होगा, वो बस बता रहा था कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा डिपेंडिंग ऑन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों आपके लिमिटेशन हो गए। थर्ड, ये जो कलर एग्जिबिट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। ये आपको चांसेस है कि ऑप्शन अगर आता है ऐसे क्वेश्चन में तो ये आपको देखने को मिलेगा, या स्टेटमेंट में भी आता है तो आपको ये करेक्ट मानना है कि VBT कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, लेकिन CFT कर पाया था। अच्छा, इट डज नॉट गिव ए क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सिंपल सी चीज़ ये है कि VBT के जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग इतना ही क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसका ज्योमेट्री क्या है वो निकाल सकते हैं, इसका हाइड्रेशन क्या है निकाल सकते हैं, और ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक ये निकाल सकते हैं। लेकिन वो स्टेबल है या नहीं है या कौन ज़्यादा स्टेबल है ये VBT ने ना कहीं बताया, ना मैंने अभी तक कोई डिस्कस किया। तो समझ जाओ कि स्टेबिलिटी के बारे में VBT ने कोई बात नहीं करी थी, CFT ने करी थी, ठीक है। अच्छा, तो वो चीज़ यहाँ लिखी हुई है। उसके बाद उन्होंने ये तो बता दिया कि टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, प्रेडिक्ट किया था किस तरीके से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता किया मैग्नेटिक मूवमेंट के थ्रू और फिर बताया, ठीक है। बस ऐसे गेस किया, लेकिन उन्होंने जैसे मैंने आपको करवाया कि आप डायरेक्टली सोच सकते हो कि अच्छा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग करवाएगा ही और ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, वो नहीं किया था, वो CFT नहीं किया था। तो मतलब ये एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर पाए थे कि ये टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है तो क्यों हो रहा है, ये सब एक्जैक्टली वो नहीं बता पाए थे, स्पेशली 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। अच्छा, उसके लास्टली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में कोई बात नहीं करी थी, डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाए थे कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। जब उनसे नहीं हुआ तो उन्होंने बस कैटेगराइज कर लिया कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा इसलिए ऐसा हो रहा है, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, जो मैंने आपको भी बताया था। तो ये लिमिटेशन आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके PYQs, और उससे पहले आप ये इंडेक्स क्वेश्चन देख लो इसके फटाफट।
तो अब हम लोग इंटेक्स के क्वेश्चंस करते हैं, जो हमने सीखा है उसी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है वो जो हमने एग्जांपल देखा था NiCN4 2 नेगेटिव, NiCl4 2 नेगेटिव और N निकल कार्बोनिल का, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है। तो इनको आप देख लेना, आप आराम से कर लोगे, सेम चीज़ पूछा हुआ है। याद ये रखना कि इन तीनों का जो एग्जाम्पल है ना, आप याद ही कर लो कि कौन सा sp3 होता है, कौन DsP2 होता है, कौन डायमैग्नेटिक है, कौन पैरामैग्नेटिक है। आपको क्वेश्चंस करने में PYQ में बहुत फायदा देगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 9.7, 8 और 9.9 कर लेते हैं। इसमें देखोगे तो बोला है FeH2O6 3+ इज स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक, वेरियस FeCN6 3 नेगेटिव इज वीकली पैरामैग्नेटिक, एक्सप्लेन। मान लो एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, या तो डायरेक्टली कोई कॉम्प्लेक्स देके आपसे पूछ लेंगे कुछ भी जो पूछना होगा, या फिर वो इस स्टेटमेंट को एसेशन बना देंगे और जो अभी आप एक्सप्लेनेशन देने वाले हो उसको रीजन बना देंगे। ठीक है, FeH2O6 होल 3+ अगर निकालने जाओगे, कैसे निकालना है, जो मैंने सिखाया था वही मैं लगाने वाला हूँ। Fe यहाँ पे +3 ऑक्सीजन स्टेट में रहेगा। ठीक है, आयरन कितना होता है, आयरन होता है 26, तो 4s2 3d6 हो गया। 3+ मतलब कि 2s से निकल गया और d से 1 निकल गया, तो 3d5 बचा। तो 5 बॉक्स में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको। अच्छा, H2 यहाँ पे वीक लिगेंड की तरह है। ठीक है, और इसके पास खाली जगह है नहीं, पेयरिंग करवाएगा नहीं, तो मतलब वो जो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 ही रह जाएंगे। और H2O6 जो है वो बाहर के ऑर्बिटल्स को यूज़ करेगा, 6 ऑर्बिटल्स को यूज़ करना है। ऑक्टाइडल में 2 ही केस होता है, या तो sp3d2 या फिर d2sp3। यहाँ पे बाहर की यूज़ होगा तो sp3d2 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़, ये स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखा। वहीं पे अगर आप FeCN6 3 नेगेटिव की बात करोगे तो यहाँ पे भी ये +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो सेम हो जाएगा 3d5, तो यहाँ पे भी आ रहा है। लेकिन CN6 जो है, जो CN है वो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो पेयरिंग करवा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखना है पेयरिंग करवाने के बाद जितना इसको ऑर्बिटल चाहिए, क्या उसको खाली मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। CN6 को 6 ऑर्बिटल चाहिए, जिसमें मतलब ऑक्टाइडल के केस में d2sp3 होता है, तो अंदर का d इसको 2 चाहिए। देख लेते हैं पेयरिंग करवा के, तो 5 इसके पास ऐसे था, तो 3 4 5 पेयरिंग करवाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में आ जाएगा। यहाँ एक अनपेयर्ड बचेगा और 2 आपके पास खाली मिल जाएंगे, तो पेयरिंग करवा सकता है और करवा भी लेगा क्योंकि उसको 2 मिल रहा है खाली। तो उस केस में ये बन जाएगा d2sp3, और इसके पास अनपेयर्ड कितना बचा, 1 बचा। और क्योंकि यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था इसलिए स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक है, और यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था इसलिए ये वीकली पैरामैग्नेटिक है। तो इस तरीके से आपका ये रीजन देके एक AR क्वेश्चन बना सकते हैं आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। एक्सप्लेन CONH36 इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, NiNH36 इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे, तो कोबाल्ट +3 में यहाँ पे है। 27 होता है एटॉमिक नंबर, +3 करेंगे तो 2 S से निकल गया, एक आपका 7 से निकल गया, तो 3d6 हो गया। NH3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहाँ पे पेयरिंग करवा सकता है। मैंने बोलता अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, d6 कन्फिगरेशन हो, तो डायमैग्नेटिक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आग बंद करके मार देना। देखो वही एग्जांपल है। तो मतलब यहाँ पे जो कन्फिगरेशन जो हाइब्रेशन होगा वो होगा d2sp3, क्योंकि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, पेयरिंग करवा देगा, अंदर वाले 2 यूज़ कर लेगा। अच्छा, तो ये आपने उसको वेरीफाई कर दिया, कर भी लेना देख के अगर आपको समझ नहीं आया तो। NiNH36 2+ अगर निकालने जाओगे तो सेम यहाँ पे भी करोगे, तो ये +2 ऑक्सीजन स्टेट में है। निकल होता है 28 हो गया, तो 4s2 3d8, +2 में है तो 2 4s वाले निकल जाएंगे, तो 4s खाली हो गया। 3d में अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखते हैं, 2 अनपेयर्ड, मतलब 2 बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी आपके पेयर्ड होंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा दिखेगा आपको d8। अब मुझे बताओ, NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो है, पेयरिंग करवा सकता है क्या, इसमें करवाने के बाद उसको जितना चाहिए वो मिलेगा खाली? तो पेयरिंग करवाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा और ये बॉक्स खाली हो जाएगा, लेकिन इसको एक ही मिल रहा है। इसको चाहिए कितना, NH3 6 है, तो d2sp3 बनाना था इसको, या फिर sp3d2 बनेगा, तो यहाँ पे 2d चाहिए होता है। याद रखो 4 के लिए 1d चाहिए होता है, 6 के लिए 2d चाहिए होता है। यहाँ पे 6 है तो 2d चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसको एक ही मिल रहा है, तो इसलिए भले ये पेयरिंग करवा सकता था, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग नहीं करवाएगा। ठीक है, तो इसका जैसा था वैसा ही रहेगा बिना पेयरिंग के, और आपका जो कन्फिगरेशन जो इसका हाइब्रेशन आएगा वो आएगा sp3d2, क्योंकि बाहर वाले d यूज़ करेगा, और इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके बचेंगे और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द स्क्वायर प्लेनर प्लैटिनम CN4 2 नेगेटिव आयन पे। ठीक है, तो यहाँ पे निकालोगे सबसे पहले प्लैटिनम पे चार्ज कितना है, चार्ज निकालोगे तो आ जाएगा ये +2 का। अब प्लैटिनम भैया, प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर ही नहीं पता है, लेकिन आपको इस केस में फैमिलीज याद रखनी है। ठीक है, कि जैसे आपको जिंक कैडमियम मरकरी याद आता है, वैसे बाकी के भी याद रखो। जैसे मुझे पता है निकल प्लैटिनम पैलेडियम, मतलब निकल वाले ही उसमें आता है, तो जो जैसा निकल का कन्फिगरेशन लिखते हो वैसा ही प्लैटिनम का लिखोगे। इसमें भी S में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और D में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे नॉर्मल स्टेट में। यहाँ पे +2 में था तो S खाली हो जाएगा, D में 8 होगा, जैसा आपने ऊपर वाले केस में देखा वैसा ही प्लैटिनम में भी दिखेगा। ठीक है, अब CN4 चाहिए इसको। CN कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या ये पेयरिंग करवा सकता है? हाँ करवा सकता है, अगर इसको जितना चाहिए उतना इसको मिल गया तो पेयरिंग करवाएगा। तो D8 मैंने आपको बताया था कैसे होगा, सिर्फ बाहर वाले 2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी तो आपका पेयर्ड है ना, ऐसा होता है D8। अगर अब ये CN क्योंकि पेयरिंग करवा सकते हैं, करवा के देखते हैं क्या इसको एक खाली मिल रहा है। पेयरिंग करवाएगा तो यहाँ पे इसको एक खाली मिल जाएगा। CN4 है, 4 में इसको एक ही D चाहिए होता है, तो इसको मिल जाएगा और पेयरिंग करवा भी लेगा ये। और इसमें जो हाइब्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा DsP2, और क्योंकि इसने पेयरिंग करवा लिया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं बचा, तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं किया है, ऐसा भी दे सकते हैं आपको, सिर्फ से नोमेनक्लेचर और एक साथ VBT दोनों टेस्ट हो जाएगा। नोमेनक्लेचर से आपको पहले कॉम्प्लेक्स बनाना होगा और फिर आपको जाके वहाँ पे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना आप। अब आते हैं हम लोग PYQ देख लेते हैं।
और कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। सबसे पहले आप पीवाईक्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे मैच द फॉलोइंग या फिर बॉन्ड मूवमेंट से रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में और इस टाइप के क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपको आयन दे दिया है, आप बस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे और उसमें जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है गिन के आप इसमें बॉन्ड मूवमेंट निकाल लेते हो। जैसे Cr2+ है तो क्रोमियम है तो ये आपका 24 होता है, तो 4s1 3d5 होता है ऐसा कन्फिगरेशन। 2+ है तो 4s1 से 1 निकल गया, 3d5 से 1 निकल गया, तो 4 आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर आपका 4.9 हो गया। मैं बोलता जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उससे वो जो इंटीजर है चेंज नहीं होगा। 4 है तो 4, उसके आगे पॉइंट में कुछ आगे लगा होगा तो उससे आपको मतलब नहीं है, इसलिए 4 है तो 4.9 हो गया। 5 होता तो 5.92 आंसर होता, 2 अनपेड होते तो 2.84 आंसर होता। इस टाइप से आपको करना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको आयन तो बनाना ही है कि उसका ऑक्सीजन स्टेट क्या है मेटल का, उसके बाद आपको लिगेंड का भी इफेक्ट देखना होता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करवाएगा, वीक है तो नहीं करवाएगा। तो पेयरिंग करने के बाद जो अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे उसको गिन के आपको निकालना होता है। तो इसमें वो गलती मत करना। इसमें बाकी फटाफट क्या सॉल्व करेंगे वो तो आप कर ही लोगे, पेयरिंग करवा के कितने अनपेड है चेक कर लोगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पहले किसको चेक करोगे, अगर वो आप समझ जाते हो ना तो आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जैसे यहाँ पे आपको 0 दिख रहा है, 0 दिख रहा है आपको, यहाँ पे सारे ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी है, तो आप यहाँ समझ सकते हो अगर D6 कन्फिगरेशन मुझे मिल गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मेरे पास है और मेरे पास कन्फिगरेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो उस केस में मेरा 0 बॉन्ड मूवमेंट हो जाएगा। तो मुझे बस यहाँ पे D6 अगर मिल जाएगा तो मैं चेक कर सकता हूँ। तो D6 मुझे दिख रहा है, या तो इसमें देखूंगा तो इसमें, क्योंकि इसी दोनों में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इधर D6 बनाने के लिए आयरन का होता है 26, तो 4s2 3d6, तो अगर आपको Fe+2 में मिल गया तो 3d6 कन्फिगरेशन हो जाएगा। तो आपको यहाँ दिख रहा है ये जो है ये +2 में है और ये जो है आपका +3 में है, तो आपको समझ में आया कि अच्छा ये जो है ना 0 बॉन्ड मूवमेंट इसी का है। C का 2 ये रहा पहला ऑप्शन, ए टिक हो गया। इसके जगह आप बाकी भी कर सकते थे, आपको उस केस में एक ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन भी चेक करना पड़ता तब आता, क्योंकि ए भी आता आपका पहले जब चेक करते तो 1 का 4 आता। लेकिन ये जल्दी आप कर सकते हो। आयरन देखा आपने, इस केस में +3 है, +3 तो आपने फटाफट कन्फिगरेशन लिखा, अच्छा 4s खाली हो जाएगा, डी में 6 था, एक यहाँ से भी निकल जाएगा, तो आपका 5 इलेक्ट्रॉन बचा। Cn है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करवा सकता है, पेयरिंग करवाएगा तो आपका 2 एक अनपेड बचा इधर, क्योंकि 5 को आपको पेयरिंग करवाना था, एक अनपेड बच गया, 2 आपके पेयर में चलेगा, 2 बॉक्स खाली हो गया, उसको यूज़ कर लेगा, तो आपका अनपेड यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका उस केस में 1 है तो फिर 1.73 बॉन्ड मूवमेंट आ गया। उसके बाद सेम दूसरे के लिए चेक करोगे फिर Fe2O6 के लिए, तो यहाँ पे भी निकालने जाओगे तो ये भी आपका +3 में है, +3 में तो ये फिर से 2s से खाली हो गया, एक D6 में से ही चला गया तो D5 बचा। H2O यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका वैसा का वैसा रह जाएगा, और H2O जो है आपके बाहर वाली यूज़ करके, मतलब sp3d2 यहाँ पे हाइब्रिडेशन हो जाएगा, और क्योंकि 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए 5.92 इसका बॉन्ड मूवमेंट हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा आपका 1, इसलिए पहला वाला ऑप्शन हो गया जो मैंने बताया था। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। मैंने बताया कि किस तरीके से आप एक इंटरेस्टिंग वो जो D6 मैंने बोलता है ना बहुत जगह यूज़ करोगे, अभी दिखाता हूँ आपको। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे आपको ट्रेंड जो है ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो ट्रेंड आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये निकालने आना चाहिए। कैसे, जैसे मैंने बताया, बाकी इसका एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है √n+2 होता है, लेकिन वो लगाने जाओगे तो फालतू में टाइम लगेगा, जो मैंने ट्रिक बताया वो यूज़ करो। इस टाइप के क्वेश्चंस, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू MnCn6 3 नेगेटिव। ठीक है, सबसे पहले देख लो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो टेट्राहेड्रल वाले ऑप्शन तो होंगे नहीं, स्क्वायर प्लेनर वाला ऑप्शन होगा नहीं, ऑक्टाहेड्रल होगा कंफर्म है। हाइब्रिडेशन क्या होगा वो सोचना होगा हम लोग को। ठीक है, अच्छा ऊपर से हम लोग को स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिख रहा है, तो मोस्टली चांस है अगर पेयरिंग करवा के हम लोग को जगह मिल रहा है तो हम लोग का D2sp3 हो जाएगा, इतना हमको है कि मोस्टली चांस है बी होगा। चेक कर लेते हैं। मैंगनीज है किस ऑक्सीजन स्टेट में, यहाँ पे +3 में, राइट, -6 है, हाँ +3 में आ गया। मैंगनीज होता है आपका 25, तो 4s2 3d5 +3 है तो s खाली हो गया, 3d में 4 बचा। ठीक है, आराम से एक पेयरिंग कराऊंगा मैं और मेरा 2 बॉक्स खाली मिल जाएगा, तो मैं आराम से D2sp3 टिक कर सकता हूँ। हो गया, ऐसे सोचना है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट COCN6 3 नेगेटिव इज ट्रू, ये बोला है। ठीक है, अब COCN6 मुझे देखना है क्या क्या पूछा गया है, अनपेड इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया, लो स्पिन है या फिर हाई स्पिन ये पूछा गया। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। कोबाल्ट का यहाँ पे है +3, अच्छा कोबाल्ट 27 होता है, 4s2 3d7 होगा, लेकिन यहाँ पे +3 में तो 2 यहाँ से निकला और D से 1 निकल गया, D6 हो गया। अच्छा D6 कन्फिगरेशन है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी है, कंफर्म डायमैग्नेटिक है, कंफर्म डायमैग्नेटिक है, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होगा, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन जो दोनों लिखे हुए गए, नो अनपेड इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। अच्छा, अब हाई स्पिन है लो स्पिन है, बस इतना पता करना है। अच्छा, मुझे दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है, बस चेक करना है कि क्या वो पेयरिंग करवा पाएगा नहीं करवा पाएगा, उसको जितने बॉक्स चाहिए उतने मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा था D6 कन्फिगरेशन है, पेयरिंग तो ये करवाएगा, तभी तो डायमैग्नेटिक हो रहा है। लगाओ दिमाग लगाओ, डायमैग्नेटिक है, D6 कन्फिगरेशन है, डायमैग्नेटिक हो रहा है, क्यों हो रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में पेयरिंग हो रही है उसकी, तो आराम से ये लो स्पिन कन्फिगरेशन होगा, पेयरिंग के बाद लो स्पिन हो जाता है। डी ऑप्शन देखा, बिना पेन उठाया सीधे सीधे ऑक्सीजन स्टेट देखा, D6 देखा, जो मैंने बताया वो चीज़ देखी आपने और टिक कर दिया ऑप्शन। वही चीज़ ये ध्यान रखो, Fe2+ अगर है या कोबाल्ट 3+ में है, दोनों D6 कन्फिगरेशन है, अगर वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड या ऑक्टेटल के साथ है तो डायमैग्नेटिक होगा कंफर्म, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि पेयरिंग हो रही है वहाँ पे। आगे आ जाओ, द हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स NiCN4 2 नेगेटिव बताया था वहाँ पे, ये स्क्वायर प्लेनर होता है, याद रखना DsP2 इसका हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोलता निकल के जो 3 है NiCl4 NiCO4 NiCN4 तीनों याद रखो।
ए मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 1.73 विल बी शोन बाय वन अमंग द फॉलोइंग। देख लेते हैं 1.73 मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब ये डिकोड कैसे करना है, इससे क्या निकालोगे, इससे निकालोगे कि 1.73 बॉन्ड मूवमेंट है, मतलब कि 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास होना चाहिए। अब इसको कैसे मैं सॉल्व करता है, कैसे जल्दी सॉल्व करना है, किस ऑप्शन को पहले चेक करें, अगर ये सोचना है तो सबसे पहले देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो NiCN4 2 नेगेटिव है, याद आ रहा है, स्क्वायर प्लेनर DsP2 डायमैग्नेटिक 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन बोले या बोले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, सबसे पहले चेक करो कि वीक फील्ड लिगेंड जिसमें होगा वो मोस्टली चांसेस में अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, चांसेस है कि पेयरिंग करवा दे और पेयरिंग के बाद मोस्टली चांस है कि नहीं बचे, तो चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, अच्छा यहाँ पे Cl है, इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी Cl इसको चेक कर लेते हैं। इसमें आ जाएगा ये -4 है तो ये +4 टाइटेनियम +4 में देखने जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्कैंडियम टाइटेनियम 4s2 3d2, तो यहाँ पे +4 में तो 0 हो जाएगा, मतलब डी में 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी नहीं हो गया। इसमें चेक करते हैं, ये हो गया आपका +2 में कोबाल्ट +2 में अगर देखने जाओगे तो 4s2 3d7 हो गया, कोबाल्ट है +2 में है तो 4s खाली हो गया, 3d7 है, 3d7 देखोगे तो मतलब कि उसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जो क्लोरीन है वो तो वीक लिगेंड है तो पेयरिंग करवाएगा तो 3 हो गया, आपको यहाँ पे 1 बताना था, तो ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा आपका ये, इसको चेक कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। विच इज़ डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक बोले, जब भी डायमैग्नेटिक बोले सबसे पहले चेक करो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिसमें, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड वाला तो पेयरिंग नहीं करवाएगा, मोस्टली चांस है वो अनपेयर्ड रह जाए, तो ये चेक नहीं करोगे, इसको चेक नहीं करोगे, इन दोनों को सबसे पहले चेक करोगे। बाकी आपको दिख जाता है निकल CN4 2 नेगेटिव वाला है, बोला था याद करके रखो, कितने बार देखोगे आप ऑप्शंस में इसको, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है, डायमैग्नेटिक है। आगे चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक बोले सबसे पहले वीक फील्ड लिगेंड वाले को चेक करेंगे, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, ये भी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मैं या तो इसको चेक करूँगा या फिर इसको चेक करूँगा, इसमें मुझे EN दिख रहा है तो इसको मैं बाद में चेक करूँगा, पहले इसको चेक कर लेता हूँ, देख लेना अगर क्या पता यही आ जाए। पैरामैग्नेटिक बोला है, कोबाल्ट है +2 में है तो 4s2 3d7, 4s खाली हो गया, D7 है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, Br है, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवाएगा नहीं तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो पैरामैग्नेटिक तो होगा ही, डी ऑप्शन। ऐसा नहीं, तो ऑप्शन चूज करो कि इसको पहले सॉल्व करना है। अब इसमें देखोगे, इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस हिसाब से सोचने जाओगे तो मैंने बोलता हूँ सबसे पहले वीक फील्ड लिगेंड को चेक करो, लेकिन यहाँ पे कोई भी वीक फील्ड लिगेंड नहीं है, आपको समझना है कि मतलब अच्छा यहाँ पेयरिंग वेयरिंग होगा और उसके बाद भी यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, अच्छा ऐसा कुछ है। अब फटाफट कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करें, आपको दिख रहा है, अच्छा यहाँ पे जो जिंक है वो तो यार +2 में होगा, और जिंक में कहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, जिंक तो ऑलरेडी D10 में रहता है, तो और यहाँ पे 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन हट गए, डी में तो अभी भी 10 है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो डायमैग्नेटिक हो गया। अब किसको चेक करूँ, अब चेक करने जाओगे तो आप देखो ये समझ जाओ क्रोमियम को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन ही कम है, यहाँ पे हम लोग को देखना है कि पैरामैग्नेटिक भी हो, आउटर ऑर्बिटल भी हो, और ये तब होता है जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद भी अगर आपको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ा है, मतलब समझ जाओ कि उसमें पेयरिंग के बाद भी जगह नहीं बचनी चाहिए, और ये तभी होगा जब आप इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा हो उसको चेक करो। तो मैं या तो निकल को चेक करूँगा या फिर कोबाल्ट को चेक करूँगा। निकल को चेक कर लेता हूँ, 28 वाला है ये, देख लेते हैं क्या पता है इसमें जगह ना बचे और अनपेड इलेक्ट्रॉन भी मिल जाए मुझे। तो निकल यहाँ पे +2 में है, +2 में तो 28 है, 4s0 3d8 मतलब कि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 बॉक्सेस में प्रेजेंट होंगे। NH3 है, इसको अगर अंदर का यूज़ करना है तो उसको 2 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, लेकिन ये एक ही कर पा रहा है अगर पेयरिंग करवा भी ले तो मतलब ये अंदर वाला यूज़ नहीं करेगा, पेयरिंग होगा नहीं तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन भी बच गया, और ये बाहर वाले डी ऑर्बिटल्स को यूज़ करके अपना हाइब्रिडेशन करेगा, तो ये sp3d2 भी हो गया, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी हो गया और ये पैरामैग्नेटिक भी हो गया, तो इसलिए हम लोग पहला वाला ऑप्शन टिक करते हैं। तो यहाँ तक हो गया अपना। अब आते हैं हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन पे। इसके बाद बाकी के क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, तो आप आराम से खुद से कर सकते हो। द डी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ Cr2+, मैंगनीज 2+, Fe2+ एंड कोबाल्ट 2+ आर D4, D5, D6, D7 रिस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो इनमें से मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मतलब कि डायमैग्नेटिक के तरफ है ना, तो मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जैसा मैंने बोला, अगर डायमैग्नेटिक बोले या कम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बोले तो डायमैग्नेटिक की तरफ वाले में जाना, मतलब कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ जाना, क्योंकि वो पेयरिंग करवा सकता है और अनपेड इलेक्ट्रॉन कम करेगा, है ना। अब यहाँ पे लिगेंड तो सेम है, तो इसका मतलब है आपको मेटल को देखना होगा, और मेटल में आपको दिख रहा है सारे +2 में है, और आपको इस दिमाग लगाना है कि यार हमने देखा कि जब 25 तक रहते हैं तो हम लोग को 5 अनपेड दिखता है, जैसे हम लोग आगे जाते हैं पेयरिंग स्टार्ट होती है और अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर फिर कम होना चालू होता है, तो मतलब हम लोग को देखना है जितना ज़्यादा आगे वाला होगा, जितना एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होगा उतना कम उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पे वीक लिगेंड है तो पेयरिंग तो करवा पाएगा नहीं, तो उसके पास जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है उतने ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है D4, D5, D6, D7 मतलब D7 में सबसे कम अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, और D7 किसका है, आपका कोबाल्ट का है, कोबाल्ट वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत बच्चे सोचेंगे भैया यहाँ पे तो H2 तो इसके इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा, नहीं, ये कोबाल्ट 2+ है, कोबाल्ट 3+ होता तब यहाँ पे H2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता और उसका पेयरिंग भी करवाता। तो वैसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया आपको, कभी मान लो ऑप्शन एलिमिनेट करने में कहीं फंस ना जाओ, इसलिए वो बेटर है। यहाँ तक मैंने करवा दिया। अब बाकी जो PYQs बचे हैं वो आपको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सेम जो भी आपको इसमें लगाना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब ये जो वीडियोज़ हैं, एक वीडियो बचा है आपका CFSE का, उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, और ये ऑलमोस्ट शायद 5 से 5.5 घंटे का टोटल आपका लेक्चर बना, और इसमें आपके सारे के सारे PYQs बन जाए उस लेवल का कंसेप्ट बताया है।
आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन या एआर वाला क्वेश्चन भी बन जाए, वो भी मैंने समझा दिया। तो एनसीईआरटी भी कवर हो गई, कंसेप्ट भी कवर हो गया, तो बहुत सही चीज़ें बन गई है। क्योंकि 20-25 घंटे में लोग ये चैप्टर करवाते हैं नॉर्मली डिटेल लेक्चर में, तो उनसे भी उसमें देखने के बाद भी लोगों से क्वेश्चन नहीं बनता, और बच्चों का ये 5 घंटे का देखने के बाद भी क्वेश्चन बन रहा है। तो आई थिंक मैंने अपना काम अच्छे से कर दिया। तो होप कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करो, शेयर तो करोगे नहीं तो शेयर करने बोलूँगा तो आके कमेंट करोगे भैया अगले साल शेयर करेंगे। तो देख जैसी मर्जी है, शेयर करना है करो, नहीं करना है मत करो, मैं तो प्रमोट करूँगा इस वीडियो को बाद में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब टेक केयर, बाय।